वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो वर्किंग कैपिटल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट में हम सीएमए डाटा प्रिपरेशन का टॉपिक समझ रहे थे। तो दो लेक्चर्स उसके ऊपर ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हमारा थर्ड पार्ट है इस सीरीज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो आपने आई होप दिवाली को अच्छे से एंजॉय किया होगा। दिवाली आई भी और चली भी गई, तो अब नेक्स्ट ईयर की दिवाली का वेट है। तो अभी हम जो सीएमए डाटा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो सीएमए डाटा में हम पास्ट डाटा जो अवेलेबल बैलेंस शीट्स हैं अभी हमारे पास, उसके बेसिस पे हम सीएमए डाटा बना रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे बनाते हैं, कैसे इनपुट करते हैं सीएमए में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। सेकंड पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे और एक बना के भी दिखाया था कि लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट को कैसे सीएमए में इनपुट किया जाता है और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वेरियस आइटम्स के। आज जो हमारा थर्ड लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, कि एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट को सीएमए में कैसे इनपुट किया जाता है। उसके साथ रिलेटेड जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। की कॉन्सेप्ट्स इसके साथ रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे एसेट साइड के साथ रिलेटेड। तो प्रोजेक्शंस जो हैं वो अभी लेटर ऑन हम स्टार्ट करेंगे, आज नहीं करेंगे, अभी एक दो लेक्चर्स के बाद करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे, जो नेक्स्ट संडे आफ्टर लेक्चर रहेगा, वो रहेगा जस्ट एक प्रैक्टिस सेशन का। क्योंकि मैंने देखिए सीएमए डाटा के तीन पार्ट्स आपको बना के दिखा दिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पंच कैसे करते हैं, लाइबिलिटी साइड को, एसेट साइड को पंच कैसे करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स बता दिए आपको कि पंचिंग के पीछे किस किस आइटम को कहाँ कहाँ क्लासिफाई करना है, उसको उसके बारे में हमने अपनी थॉट प्रोसेस कैसे रखनी है, सोचना कैसे है उसके बारे में, ये मैंने आपको समझा दिया। बट इसकी प्रैक्टिस भी करनी बहुत जरूरी है। तो मैं जब तक आपको एक दो दो तीन मतलब बैलेंस शीट्स या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स पंच करके प्रैक्टिस नहीं करवा देता, तो मेरे को तब तक ऐसे नहीं लगेगा कि आपको काफी चीजों की क्लैरिटी हो चुकी होगी। तो मैं उनकी पंचिंग कैसे करनी है इसका एक अलग प्रैक्टिस सेशन रखूंगा नेक्स्ट संडे को। तो वो आई होप, मैं सोच रहा हूँ कि वो लेंथी ही बनेगा, 2-3 घंटे का। तो आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेना चाहते हैं। तो आपकी प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करना है इन कॉन्सेप्ट्स को, उनको हम और अच्छे से उसमें कवर करेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्शंस वाली साइड पे मूव ऑन करेंगे। मतलब सीएमए डाटा जो सीरीज है, इसको थोड़ा सा मैं लेंथी रखूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रेडिट अंडरराइटिंग में। अगर ये चीज गलत होगी तो आपका सारा केस का डिसीजन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको सीरीज को मैं लेंथी बनाऊंगा थोड़ा। तो देखिए, अब हम बैलेंस शीट का जो शुरू करना है हमने अपना पार्ट। तो अभी आपको बैलेंस शीट का तो पता ही है कि जो बैलेंस शीट की एसेट साइड होती है, उसमें बैलेंस शीट की एसेट साइड में वेरियस आइटम्स होती हैं। जैसे फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। फिक्स्ड एसेट्स मतलब ब्रॉडली अगर हम एसेट साइड को देखें तो दो पार्ट्स में एसेट साइड से डिवाइड होती है। एक करंट एसेट्स होती हैं, एक नॉन करंट एसेट्स होती हैं। ये ब्रॉडर जो है उनकी बाइफर्केशन है एसेट साइड की। करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? करंट एसेट्स कौन सी होती हैं विद इन जो रनिंग में रहती हैं, जो विद इन 12 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट्स है, काइंड ऑफ बिजनेस की, जो विद इन 12 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट्स है, या जिनसे हम जिनका रेवेन्यू जो है हमें विद इन 12 मंथ्स जनरेट हो जाएगा, विद इन 12 मंथ्स जनरेट होएगा। ठीक है, तो विद इन 12 मंथ्स कहां से देखने हैं? ये 12 महीने कहां से देखने हैं? फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। फ्रॉम बैलेंस शीट डेट कि एज ऑन बैलेंस शीट डेट, अगर 31/3/21 की बैलेंस शीट बना रहे हैं आप लोग, एज ऑन 31/3/2021 की, 31 मार्च 21 की, तो क्या जो एसेट बैलेंस शीट में आ रही है वो 31/3/2022, यानी कि ये 12 मंथ्स में फिनिश हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो ये चीज करंट एसेट्स हो गई। नॉन करंट एसेट्स वो होती हैं, नॉन करंट एसेट्स क्या है? ये भी इन्वेस्टमेंट्स हैं दैट remain in business for more than 12 months, remain in business for more than 12 months, for more than 12 months। या इनको हम ये भी बोल सकते हैं कि इनसे जो हमको रेवेन्यू जनरेट होना है, जो रेवेन्यू जनरेट होना है वो 12 मंथ्स के अंदर जनरेट नहीं होना, वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जनरेट होना है। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल लूं मशीनरी की,
अगर बिजनेस में एक मशीनरी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मशीनरी क्या है? एक फिक्स एसेट है। मशीनरी क्या है? एक फिक्स एसेट है। तो ये जो फिक्स एसेट होती है, ये फिक्स एसेट नॉन करंट एसेट है। ये नॉन करंट एसेट है, ठीक है। नॉन करंट एसेट क्यों है? क्योंकि जो मशीनरी से हम प्रोडक्ट बनाएंगे, और जो ये मशीनरी की लाइफ है, ये 1 साल से ज्यादा है। मोर देन 1 ईयर लाइफ है इसकी। मोर देन 1 ईयर लाइफ है, तो ये हमको कई साल तक प्रोडक्ट बना के देगी। और कई साल तक अगर ये प्रोडक्ट बना के देगी, तो कई साल तक ये प्रोडक्ट क्या होएगा? सेल होता रहेगा। तो इससे जो मशीनरी से हमें रेवेन्यू जनरेट होने हैं, या जो बिजनेस को बेनिफिट पहुंचना है, फॉर मोर देन 12 मंथ्स पहुंचना है। तो हेंस दिस इज अ नॉन करंट एसेट, राइट। तो इसके अलावा इसके अलावा फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, दे आर लॉन्ग टर्म एसेट्स, यानी कि नॉन करंट एसेट्स। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं बिल्डिंग का। अब देखिए, बिल्डिंग में जहां पे, चाहे वो ऑफिस की बिल्डिंग हो, चाहे फैक्ट्री की बिल्डिंग हो, जहां पे हमारा स्टाफ बैठा है या जहां पे हमारी लेबर बैठी है, मशीनरी लगी हुई है, तो ये बिल्डिंग विद इन 12 मंथ्स तो खत्म नहीं होने वाली। बिल्डिंग में काम कितनी देर चलना है? अगर बिल्डिंग है, छत है, तभी तो उसके नीचे काम हो रहा है, तभी तो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तभी तो उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं। तो ये बिल्डिंग जो है, अपनी कंपनी को या अपने बिजनेस को कितने टाइम तक फायदा पहुंचाने वाली है? फॉर मोर देन 12 मंथ्स फायदा पहुंचाने वाली है। फॉर मोर देन 12 मंथ्स फायदा पहुंचाने वाली है, तो दैट मीन्स दिस इज अ फिक्स एसेट। सिमिलरली कार, कोई वैन, कोई कमर्शियल गाड़ी रखी हुई है आपने अपने बिजनेस में, कमर्शियल व्हीकल, ठीक है, कोई कंप्यूटर्स हैं, एसी है, ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, फर्नीचर है, एवरी काइंड ऑफ फिक्स एसेट। अगर आप सोच के चलेंगे, तो वो फिक्स एसेट आपको मोर देन 12 मंथ्स के लिए बेनिफिट देने के लिए है बिजनेस में। मोर देन 12 मंथ्स दैट विल स्टे विद यू। तो कंप्यूटर्स भी हम 5-5 7-7 साल कहीं नहीं जाते, हमारे 10-10 साल भी कहीं नहीं जाते, तो उनको हम नॉन करंट एसेट्स में क्लासिफाई करते हैं, राइट। तो आपको जब एसेट साइड का काम देखना है अपने सीएमए पंचिंग में, तो आपको अपने दिमाग में एक पिक्चर बिठा लेनी है कि कौन से एसेट्स करंट एसेट्स हैं और कौन से एसेट्स नॉन करंट एसेट्स हैं, राइट। तो अगर आपने इस चीज को फिट कर लिया, ठीक है, इसको और एक्सप्लेन भी करूंगा मैं आगे चल के, इसको और बेटर तरीके से भी एक्सप्लेन करूंगा, बट एक जस्ट एक ब्रॉडर व्यू कि आपको इस चीज को फिट करना है अपने माइंड में, करंट एसेट्स कौन से और नॉन करंट एसेट्स कौन से। तो अभी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, वन बाय वन कुछ कुछ मेन मेन एसेट्स को हम पिक करते हैं, जिनके बारे में मैं समझाना चाहता हूँ सीएमआई डाटा के अंदर आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिक्स एसेट्स से शुरू करता हूँ कि फिक्स एसेट्स को कैसे प्रेजेंट करना है। अब फिक्स एसेट्स की मैं एग्जांपल आपके सामने ले चुका हूँ। ये फिक्स एसेट्स कौन सी एसेट्स होते हैं? ये नॉन करंट एसेट्स होते हैं। नॉन करंट एसेट्स होते हैं क्योंकि इनसे हमको बेनिफिट जो है वो मोर देन 1 ईयर के लिए मिलना है। तो इसकी एग्जांपल्स, मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकती हैं, रेफ्रिजरेटर, एसीज, ऑफिस इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स, कार, जीप, वैन, कमर्शियल गाड़ियां, बिल्डिंग, मशीनरीज, मतलब कुछ भी, मतलब इस तरह की एसेट्स, ठीक है। तो ये फिक्स एसेट्स की मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू जो बैलेंस शीट में आ रही होती है, जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू आ रही होती है, वो कौन सी वैल्यू होती है? उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू होती है। रिटर्न डाउन वैल्यू होती है। तो देखिए, ज्यादा मैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे नहीं जाऊंगा, तो मैं ये उम्मीद लगा के चल रहा हूँ कि आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, 10 लाख रुपए की आपने कोई मशीनरी परचेज की, जिसकी लाइफ फॉर एग्जाम्पल 5 साल है, 5 ईयर्स लाइफ है, तो दैट मीन्स इसकी जो हर साल 2-2 लाख रुपए वैल्यू गिरती जा रही है। 2-2 लाख रुपए वैल्यू गिरती जा रही है, ठीक है। जब आप कार किसी शोरूम से बाय करते हैं, तो जैसे ही आपने शोरूम से गाड़ी निकाल के अपने रोड पे लेके आए गाड़ी, तो उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है। अगर आपने 10 लाख रुपए की कार खरीदी, तो जैसे ही आपने रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी लाके शोरूम से निकाल के, तो अगर आप अभी शोरूम वालों को बोलेंगे ना विद इन 5 मिनट्स की इसको बाय बैक करो 10 लाख पे, वो 10 लाख पे भी नहीं रखेगा, वो रखेगा 990 पे, 980 पे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो जो 10-20 हजार पे ऐसे ये वैल्यूज जो गिरती है टाइम के साथ साथ, यूजेज के साथ साथ, इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस घिसावट, घिसावट।
कि वैल्यू का गिरना, एसेट की कीमत का गिरना धीरे धीरे उसके यूजेज के साथ, उसकी टाइम के साथ। तो सिमिलरली अगर मशीन 10 लाख की आपने ली थी और उसकी 5 साल की यूजफुल लाइफ है कि 5 साल तक सही चलती है मशीन, तो मतलब मोटा मोटा उसकी 2 लाख रुपए वैल्यू हर साल गिर रही है। ठीक है, तो अगर आज आपने मशीन ली 10 लाख रुपए की, तो एक साल बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 8 लाख, उसके बाद 6 लाख, उसके बाद 4 लाख, उसके बाद 2 लाख, उसके बाद खत्म। ठीक है, तो जो ये वैल्यूज है, जो ये वैल्यूज है, ये है आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, घिसावट को लगाने के बाद की ये वैल्यूज है। अगर 10 लाख की कार थी, रोड पे लाने के बाद 980 की रह गई, तो 980 क्या है? घिसावट का खर्चा लगाने के बाद वाली वैल्यू है। तो इसको हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन मतलब जो कम की हुई वैल्यू, जो हमने जिसमें खर्चा जो है उसके घिसावट का उसमें कंसीडर कर लिया है, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो जो फिक्स एसेट्स होते हैं हमेशा उनकी घिसावट होती है, क्योंकि उनकी वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, ऐसे ही बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग जो बनी हुई है, जैसे जैसे बिल्डिंग पुरानी होती जाएगी उसकी वैल्यू, उसकी कंस्ट्रक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी, राइट। हाँ, लैंड की वैल्यू नहीं हिलती, लैंड तो बढ़ती है उल्टा वैल्यू, बट जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग मतलब जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन की वैल्यू तो गिरती जाती है ना टाइम के साथ। तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू है इसकी, वही रिटर्न डाउन वैल्यू जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में आती है। मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू आ रही होती है वो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है हमेशा। तो हमने जो सीएमए डाटा के अंदर प्रेजेंट करनी है, वो क्या प्रेजेंट करनी है? हमने रिटर्न डाउन वैल्यू प्रेजेंट करनी है। तो जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे एक पॉइंट डिस्कस किया था रीवैल्यूएशन रिजर्व का, रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है मैं एक बार दोबारा ब्रीफ एक्सप्लेन कर देता हूं। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लैंड खरीदी थी, लैंड खरीदी थी 10 लाख रुपए की, ठीक है, तो आज मान लो टुडे, टुडे उस लैंड की कीमत है 15 लाख रुपए। जमीन का भाव बढ़ गया, वहां पे कोई पास में एयरपोर्ट बन गया, उसकी 15 लाख रुपए की वैल्यू हो गई लैंड की। तो जो हमारी बुक्स में वैल्यू हमेशा आती है वो लोअर वैल्यू आती है, या तो आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू, या जो उसकी वर्थ थी। ठीक है, तो लैंड 10 लाख रुपए की है, लैंड के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ये चीज का ध्यान रखना आप। तो लैंड जो 10 लाख रुपए की है, तो हमेशा यहाँ पे फिक्स एसेट्स में 10 लाख रुपए ही आएंगे लैंड के, 15 लाख रुपए नहीं आएंगे। अगर कोई क्लाइंट यहाँ पे 10 लाख से इसको 15 लाख कर देता है, तो जो ये 5 लाख रुपए उसने बढ़ा दिए, तो काइंड ऑफ वो दिखा रहा है कि 5 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया। तो वो 5 लाख रुपए यहाँ पे डालेगा रीवैल्यूएशन रिजर्व, 5 लाख रुपीस डालेगा रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो अगर ये सिस्टम चलना शुरू हो जाए अकाउंटिंग के अंदर, ये सिस्टम चलना शुरू हो जाए, फिर तो वो सारी प्रॉपर्टीज की अपनी वैल्यूएशन करवाने लग जाएगा लेटेस्ट। फिर तो वो बोलेगा कि यार जो मेरी बिल्डिंग है, चाहे वो 2 लाख की बिल्डिंग एक्चुअल, मेरे को क्या लेना देना, मैं इसकी फेक वैल्यू दिखा देता हूँ 10 लाख रुपए बुक्स में, मैं बिल्डिंग को 8 लाख रुपए बढ़ा के यहाँ पे 10 लाख दिखा देता हूँ, और यहाँ पे 8 लाख रुपए रीवैल्यूएशन रिजर्व दिखा देता हूँ। तो जब कोई बैलेंस शीट देखेगा तो बोलेगा कि भाई इनकी तो बैलेंस शीट का साइज ही 25 लाख रुपए है। 25 लाख रुपए यार, बैलेंस शीट ही बहुत बड़ी होती जा रही है, हर साल बढ़ती जा रही है बैलेंस शीट, ये तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इतने तो उनके पास प्रॉफिट्स पड़े हैं। ठीक है, तो वो चीज प्रेजेंटेशन वाइज गलत है। तो इसी वजह से अगर कोई अकाउंटेंट या सीए इस तरह की प्रैक्टिस किसी क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट में शो भी करता है, तो क्योंकि मैंने आपको सीएमए डाटा बनाते टाइम पहले ही ये चीज समझाई है कि आप बहुत ज्यादा लिवरेज्ड हैं। आपको सीएमए डाटा बनाते टाइम किसी से नहीं पूछना, किसी भी अकाउंटेंट या सीए से, कोई भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप अपना दिमाग लगाइए कि आपके अकॉर्डिंग वो एसेट क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो अगर आप सीएमए डाटा बना रहे हैं और अगर आपकी बिल्डिंग 10 लाख रुपए की आ रही है और सामने रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है, तो आप बिल्डिंग को 2 लाख रुपए ही दिखाइए सीएमए डाटा के अंदर, यानी कि 10 लाख माइनस रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, तो इसी वजह से मैं बोलता हूं कि जो रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट है, उसको आप फिक्स एसेट्स की वैल्यू में से डिडक्ट करके एक्चुअल फिक्स एसेट्स की जो कीमत है वही दिखाइए अपनी बुक्स के अंदर। आप समझ गए इस कॉन्सेप्ट को? ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको एक सीएमए डाटा जो हम यूज कर रहे थे वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सीएमए डाटा की एसेट साइड वाली शीट है, नीचे कर्सर को देखिए। तो इसमें जो एसेट साइड वाली शीट है, तो ब्रॉडली जैसे 2019 का, 20 का, 21 का डाटा आ गया, ये तो आगे प्रोजेक्शंस आ गई। तो इसके अंदर देखिए ब्रॉडली जो क्लासिफिकेशन है, अभी चिंता मत कीजिए कि ये क्या है क्या नहीं,
देखिए ब्रॉड जो क्लासिफिकेशन है, करंट एसेट्स में क्लासिफिकेशन आ गई, दूसरा नॉन करंट एसेट्स में क्लासिफिकेशन होगी। करंट एसेट्स में उन्होंने अब आगे बाइफर्केशन डाल दी। देखिए आपको अपना दिमाग लगाना है जस्ट। सीएमए डाटा क्या है, वो एज एक्यूरेट एज पॉसिबल आपकी बैलेंस शीट के डाटा को चेक करना चाहता है कि कौन कौन से डाटा आपके बैलेंस शीट में आ रहे हैं और उनमें से जो मोस्ट कॉमनली वाइडरली जो बैलेंस शीट्स में आ रहे होते हैं डाटा, उनको वो अलग से प्रेजेंट कर देता है। अब जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस सबकी बैलेंस शीट में होता है, तो कैश एंड बैंक बैलेंस दिखा दिया उन्होंने कि कैश एंड बैंक बैलेंस आप अलग से प्रेजेंट कीजिए, देखिए कि कितना है कैश एंड बैंक बैलेंस। कोई इन्वेस्टमेंट्स है, ये भी हम बिजनेसेस में देखते रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, एफडीज वगैरह। तो जो भी जो ये देखिए करंट एसेट्स के हेड में आ रही है इन्वेस्टमेंट्स, ये इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, अभी चिंता मत कीजिए। ये आ गया आपके रिसीवेबल्स। ये रिसीवेबल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये अदर देन डेफर्ड एंड एक्सपोर्ट्स मींस, ये आप इसको ऐसा समझिए कि ये डोमेस्टिक रिसीवेबल्स हैं, जो आपने इंडिया में माल बेचा है ये उसके रिसीवेबल है, यानी कि इंडियन जो डेटर्स हैं आपके, ये आपके एक्सपोर्ट के डेटर्स हैं। ये इनकी बाइफर्केशन अलग से इन्होंने यहाँ पे दिखा दी। ठीक है जी। उसके बाद आपका स्टॉक आ गया, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल का स्टॉक आ गया। इसमें अगर ये बाइफर्केशन आपके पास होती नहीं है कि इंपोर्टेड का स्टॉक कितना है और जो डोमेस्टिक का माल खरीदा है उसका स्टॉक कितना बड़ा है, ये बाइफर्केशन 90% प्लस केसेस में आपको कभी नहीं मिलेगी। तो आप जिस हिसाब से आपका बिजनेस मॉडल है, आप उस हिसाब से डाल दीजिए। मैंने आपको जैसे समझाया था कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स में डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे इन्होंने फिनिश्ड गुड्स को ऑटोमेटिकली पिक कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में हमने क्लोजिंग स्टॉक डाला था ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पंच किया था, तो वही क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में इन्होंने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। यहाँ पे वहां पे हमने फिनिश्ड गुड्स के हेड में डाला था, तो ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब हमने पंच किया था फर्स्ट लेक्चर में तो हमने बोला था कि जो ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसको हम फिनिश्ड गुड्स का मान के यहाँ पे दिखा देते हैं। हम रॉ मटेरियल का नहीं मान रहे या हम वर्क इन प्रोग्रेस का नहीं मान रहे, हम फिनिश्ड गुड्स में दिखा देते हैं। तो यहीं से इन्होंने इसको ऑटोमेटिकली पिक करके यहाँ पे डाल दिया। ऊपर देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है पिक करने का। ठीक है जी। तो उसके बाद ये कंज्यूमेबल आइटम्स का स्टॉक हो गया। अगेन इंपोर्टेड और इंडिजिनस की बाइफर्केशन है। 90% प्लस केसेस में आपको ये बाइफर्केशन नहीं मिलेगी, राइट। उसके बाद एडवांसेस टू सप्लायर्स, एडवांस टैक्सेस, अदर करंट एसेट्स, ये आपकी करंट एसेट्स आ गए। ये आ गया टोटल करंट एसेट्स। अब जो ये आगे पॉइंट शुरू हुआ है, ये नॉन करंट, ये हो गया टोटल करंट एसेट्स, यानी कि यहाँ पे आके आपकी करंट एसेट्स की बाइफर्केशन सारी खत्म हो गई, मतलब एक क्लासिफिकेशन आपकी खत्म हो गई। अब शुरू होती है आपकी यहाँ से नॉन करंट एसेट्स की बाइफर्केशन। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले उन्होंने कौन सी उठाई है? फिक्स एसेट्स। सबसे पहले उन्होंने कौन सी एसेट को उठाया है? फिक्स एसेट को उठाया है। ठीक है। उसके बाद आ गई अदर नॉन करंट एसेट्स। अब अदर नॉन करंट एसेट्स में भी मल्टीपल उन्होंने बाइफर्केशन दी हुई है कि कौन कौन सी नॉन करंट एसेट्स हैं। ठीक है जी। नीचे एक उन्होंने हेड बना दिया जो कि फिक्स एसेट्स का ही पार्ट होता है, इंटेंजिबल एसेट्स का। इनको आइडियली कैपिटल में से लेस करना होता है हमने, तो यहाँ पे उन्होंने अलग को इसको प्रेजेंट किया है। तो फिक्स्ड एसेट्स में देखिए ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रिसिएशन टू डेट एंड नेट ब्लॉक। अब ये ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रिसिएशन टू डेट एंड नेट ब्लॉक, ये तीनों में क्या फर्क है? देखिए कोई फर्क नहीं है। ग्रॉस ब्लॉक क्या है? जो ये 10 लाख रुपए की कीमत थी, ये आपका ग्रॉस ब्लॉक है। ग्रॉस ब्लॉक मींस कि ग्रॉस वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट। ग्रॉस ब्लॉक को आप समझिए, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी थी, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी थी, ये होता है ग्रॉस ब्लॉक। अब जो ये 8 लाख रह गया और इसके बीच में जो ये दो का डिफरेंस है, ये क्या है? डेप्रिसिएशन टू डेट। कि डेप्रिसिएशन इसमें कितनी लगी है। जो ये 8 रह गया, जिसको हम रिटर्न ऑन वैल्यू नाम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और हम? नेट ब्लॉक। मतलब अल्टरनेटिव नाम है, बस नाम का ही फर्क है और कुछ नहीं है। तो जो ये सीएमए डाटा का फॉर्मेट है, जो ये फॉर्मेट है सीएमए डाटा का, आप ध्यान से देखिएगा। जो ये सीएमए डाटा का फॉर्मेट है, ये आपसे डिमांड कर रहा है कि जो ये फिक्स्ड एसेट्स है, आप इसकी ग्रॉस ब्लॉक की वैल्यू दिखाइए प्लस डेप्रिसिएशन टू डेट यहाँ पे दिखाइए। ठीक है। तो मतलब ये कहना चाहता है कि अगर आप इस साल में बैठे हैं, ये वाले साल में बैठे हैं, तो आप इसको ऐसे प्रेजेंट कीजिए, ग्रॉस ब्लॉक 10 लाख, डेप्रिसिएशन टू डेट, आपकी रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी आनी चाहिए, आपका नेट ब्लॉक कितना आना चाहिए? 2 का। तो डेप्रिसिएशन टू डेट यानी कि यहां से लेके यहां तक की डेप्रिसिएशन, यानी कि यहां से यहां तक की डेप्रिसिएशन, वो तो 8 लाख लगी है ना अभी तक, 8 लाख रुपए की हिसाब हो चुकी है ना। तो ये इस तरह से ईयर ऑन ईयर आपको दिखाने को बोलता है।
पर यूजली आप देखेंगे कि कंपनीज के केस में तो आपके पास ये बाइफर्केशन रहती है। कंपनीज के केस में तो जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो प्रिसुएड करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कि आप बैलेंस शीट को इसी तरह से प्रेजेंट करवाइए, ठीक है। बट जो सोल प्रोप्राइटरशिप के केसेस हैं या जो आपके पार्टनरशिप फर्म्स के या अदर एमएसएमईज के केसेस हैं, वहां पे आपको जनरली ये बाइफर्केशन देखने को नहीं मिलती है। तो आप उस सिनेरियो में आप अगर आपके पास ये बाइफर्केशन नहीं भी है ग्रॉस ब्लॉक की, वैसे तो एक तरीका है इसको एक डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करने का, बट मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता। मैं इस चीज को सिंप्लीफाई रखना चाहता हूँ। देखिए एंड रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो रेशियोज कैलकुलेट होनी है, आपकी जो बैलेंस शीट का साइज दिखना है, वो तो नेट ब्लॉक के ऊपर ही दिखना है, क्योंकि हमेशा नेट ब्लॉक यानी कि रिटर्न ऑन वैल्यू ही आती है बुक्स के अंदर, वो तो इसके ऊपर ही दिखना है। अल्टीमेटली यही चीज मैटर करती है कि आप ये चीज सही डाल दें। राइट, आप समझ रहे हैं ना इस बात को? ये चीज सही डाल दें। ये चीज तो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है, ये चीज सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है। डिफरेंस समझ रहे हैं ना आप इस चीज को? तो अगर आपके पास पार्टनरशिप फर्म का केस है, प्रोप्राइटरशिप फर्म का केस है, आपके पास नहीं है ये बाइफर्केशन, तो आपके पास नेट ब्लॉक की वैल्यूएशन यानी कि डब्ल्यूडीबी तो होती है बुक्स में, आप उसी डब्ल्यूडी को उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, वही चीज का आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो आप बाकी ज्यादा चीजों की चिंता मत कीजिए। अब जब डाटा अवेलेबल नहीं है तो क्या ही करें? सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए आप क्लाइंट से बहुत ज्यादा डाटा निकलवाने लग जाएंगे तो आप भी किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे केस के, और क्लाइंट आपसे परेशान हो जाएगा, वो बात अलग है। ठीक है, तो ज्यादा परेशानी में मत आइए, क्योंकि आप इस चीज को समझिए कि सीएमए अपने रिजल्ट्स जो प्रेजेंट करेगा, जो क्रक्स निकालेगा बैलेंस शीट का, वो नेट ब्लॉक के ऊपर ही निकालेगा। तो नेट ब्लॉक सही है तो फिर क्या चिंता है? ठीक है, तो ये हो गया आपका फिक्स्ड एसेट्स वाला पोर्शन। ठीक है, आई होप आपको ये फिक्स्ड एसेट वाला समझ में आ गया होगा। हम एक बैलेंस शीट भी पंच करके देखेंगे, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। वो है हमारा डेटर्स का कॉन्सेप्ट। अब देखिए जब एसेट साइड की क्लासिफिकेशन करते हैं तो डेटर्स पे आपको अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये डेटर्स का क्या पॉइंट है, डेटर्स को कैसे प्रेजेंट करने हैं। अब देखिए डेटर्स को ध्यान से समझिए कि डेटर्स का क्या है सही। अब देखिए जो डेटर्स होते हैं वो है हमारे लेनदारी। हमने पैसे लेने हैं, किन से लेने हैं पैसे? जिनको हमने माल बेचा है। देखिए ये वर्डिंग ध्यान से सुनते रहिए। डेटर्स कौन से होते हैं? वो बंदे जिनको हमने माल बेचा है, जिनसे हमने बिजनेस किया है अपना, उनसे जो पैसे लेने हैं उनको हम डेटर्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब जो हमारी डेटर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो लोग जिनसे हमने पैसे, जिनको हमने 6 महीने तक का उधार दिया है, आप ऐसे समझिए। एक तो वो लोग, जैसे मेरे दो दोस्त हैं, एक मिस्टर ए है दोस्त, एक मिस्टर बी है दोस्त। ए को मैंने माल बेचा, उसको अभी माल बेचे मेरे को 6 महीने हुए हैं, मतलब अभी मैंने 6 महीने का उधार ही है उसके साथ। बी को मैंने माल बेचा, उसको 8 महीने हो गए उधार दिए हुए, उसने 8 महीने से मेरे को पैसे ही नहीं दिए। तो दो तरह से बाइफर्केशन करनी है आपको कि लेस देन 180 डेज वाले डेटर्स कौन से हैं और मोर देन 180 डेज वाले डेटर्स कौन से हैं। अभी इसके पीछे लॉजिक क्या है? अब जो मोर देन 180 डेज वाले डेटर्स होते हैं, मोर देन 180 डेज वाले जो डेटर्स होते हैं, जो मैंने बी को माल बेचा था जिसने 8 महीने से पैसा नहीं दिया, तो हम ये मान के चलते हैं, देखिए ध्यान से वर्डिंग को सुनते रहिए। हम ये मान के चलते हैं, मान के चलते हैं कि जो 180 डेज प्लस वाले डेटर्स हैं उनमें हमारा पैसा फंस गया है, उनमें हमारा जो पैसा है वो फंस गया है। मतलब कि वहां से रिकवरी के चांसेस कम है, कंपैरेटिवली कम है, रिकवरी के चांसेस कम है। मतलब वो जो डेटर्स है, वो जो करंट एसेट है, वो स्टिकी एसेट है। वो स्टिकी एसेट है मींस वो चिपक सी गई है, वो क्लियर नहीं हो रही, वो मूव ऑन नहीं कर रही। तो काइंड ऑफ, क्योंकि ये स्टिकी है, हम ये मान के हो सकता है कि वो स्टिकी ना हो एक्चुअल में, वो तो क्लाइंट ही बताएगा, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि वो स्टिकी है। तो काइंड ऑफ ये हमारे लिए नॉन करंट एसेट के इक्विवेलेंट है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो डेटर्स हैं जिन्होंने 6 महीने से ज्यादा टाइम लगा दिया अपना पैसा देने में, ये आपको शायद पैसा नहीं दे, आपको ये पैसा नहीं देने वाले। हम ये मान के चल रहे हैं। अगर ये ऐसा है तो ये तो फिर नॉन करंट एसेट ही होगी ना अपने पास, ये तो नॉन करंट एसेट ही होगी कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वही वो पैसा नहीं देगा। तो ये बाइफर्केशन आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है बैलेंस शीट के अंदर। जब हम सीएमए का एनालिसिस वाला पार्ट समझेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में, तब आपको इस पॉइंट की रेलेवेंस समझ में आएगी कि अच्छा मोर देन 180 डेज डेटर्स इतने हैं तो उसका ये इम्पैक्ट पड़ता है हमारे केस असेसमेंट के ऊपर। अच्छा हम उसको इस नजरिए से देखेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है वो चीज समझने के लिए। तो
बाइफरकेशन दिखाना आपके लिए जरूरी है। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट ये कवर हो गया। अब आ जाते हैं सेम पॉइंट कंपनीज के केस में। कंपनीज के केस में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, अब जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है उसमें सीएस को ये मैंडेट है कि आप ये बाइफरकेशन करके दें कि लेस देन 180 डेज कितने हैं और मोर देन 180 डेज कितने हैं। तो वहां पे सीए ने बाइफरकेशन कंपनीज के केस में ऑलरेडी करी हुई होती है। तो क्योंकि उसने सीए ने पहले ही बाइफरकेशन करी होती है, तो आप वो एज इट इज बाइफरकेशन, एज इट इज आप वो बाइफरकेशन पिक कर लीजिए। आप वो बाइफरकेशन एज इट इज पिक कर लीजिए और उसको यूज कर लीजिए अपने सीएमए डाटा के पंचिंग में। तो कोई ट्रबल वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट दिक्कत कब आएगी? दिक्कत आएगी दूसरी फर्म्स के केसेस में। जब पार्टनरशिप का फर्म का केस है, प्रोप्राइटरशिप फर्म का केस है, या कोई और कॉन्स्टिट्यूशन एचयूएफ है, कोई अपना ट्रस्ट सोसाइटीज है, कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन का आपके पास केस आ गया, स्पेशली एमएसएमई क्लाइंट्स का, तो वहां पे सीएस कभी भी ये बाइफरकेशन बना के नहीं देते। कभी भी आपको 99% ऑफ द बैलेंस शीट्स में कभी भी ये बाइफरकेशन नहीं मिलेगी लेस देन 180 डेज, मोर देन 180 डेज। तो फिर क्या करें? हमारे पास ऑप्शन क्या है? फिर क्या करें कि अगर बाइफरकेशन नहीं है? पहली चीज, कस्टमर से प्यार से मांगे, कस्टमर को बोले कि सर हमें ये बाइफरकेशन चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो ये बाइफरकेशन ले ली जाए तो बेटर है। कई बैंक्स में तो ये लॉगिन चेकलिस्ट है, कई बैंक्स बोलते हैं कि हमने केस अजेस ही नहीं करना जब तक हमारे पास ये बाइफरकेशन नहीं है। ठीक है, तो बाइफरकेशन मांगिए क्लाइंट से, और अब क्लाइंट जैसे बाइफरकेशन देगा उसके हिसाब से सीएमए डाटा को बना के दे दीजिए। लेस देन 180 डेज, मोर देन 180 डेज, वो जिस हिसाब से बताएगा उस हिसाब से आप सीएमए डाटा को बना दीजिए। ये तो पहला तरीका है। अब ये भी तरीका जो है 60 to 70% केसेस में सक्सेसफुल नहीं है। 60 to 70% केसेस में ये सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि 20-30% या क्लाइंट ऐसे होते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे ये डाटा देने में। ठीक है, मोस्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ये सक्सेसफुल नहीं है, या आपके पास कंपटीशन में केस होता है, उधर से एचडीएफसी बैंक केस देख रहा है, उधर से आप एक्सिस में बैठे हैं आप केस देख रहे हैं। आप सब दोनों को अफड़ा दफड़ी होती है कि केस तो ठीक है और कि एचडीएफसी पहले ना ले जाए कस्टमर को, मेरे को ऑनबोर्ड करना है, मेरे को लोन देना है, मेरे को अपने बैलेंस बैंक में लेके आना है क्लाइंट। तो कई बार हफड़ा दफड़ी होती है उस चीज में, तो आप क्लाइंट से ये इंफॉर्मेशन मांगने में हिचकिचाते हैं, या क्लाइंट बोलता है कि भाई सामने वाला बैंक तो ले नहीं रहा, आप तो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, मैं क्यों दूं आपको। तो बड़े ट्रिकी सिनेरियो कई बार आपके सामने प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो फिर क्या करें? देखिए, बेस्ट जजमेंट तो हमें लगानी पड़ेगी, बेस्ट इंफॉर्मेशन के बेस पे, बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेस पे बेस्ट जजमेंट तो आपको लगानी पड़ेगी। अब देखिए, हमने कहा कि लेस देन 180 डेज ओल्ड एंड मोर देन 180 डेज ओल्ड, तो वो बाइफरकेशन दिखानी है। तो मोर देन 180 डेज ओल्ड मींस मोर देन 365 डेज आल्सो। ठीक है, अब 180 दिन से बड़े डेटर्स, अब 180 दिन से बड़े तो 365 दिन, 365, 730 दिन पुराने भी तो हो सकते हैं। तो कितनी भी रेंज आ सकते हैं 180 दिन से तो ऊपर। तो मैं इस रेंज को कम कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ भाई, और क्या। अगर मेरे को 180 डेज, मोर देन 180 डेज की बाइफरकेशन नहीं दे रहा तो मैं रेंज बढ़ा लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ 180 डेज मैं 365 डेज का पीरियड कंसीडर कर लेता हूँ। मेरे को मेन चीज है इसको जानना, मोर देन वाले, मेरे को इससे लेना देना नहीं है इतना ज्यादा। मेरे को कंसर्न है इस चीज से कि भाई वो कौन से बंदे हैं जो पैसा फंसा के बैठे हुए हैं हमारा, हमारे क्लाइंट का। कहीं ये बंदे बहुत ज्यादा तो नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं फंसा हुआ उसका मार्केट में, कहीं उसके डेटर्स की क्वालिटी, उसके कस्टमर की क्वालिटी पुअर तो नहीं है, कहीं ऐसे नीरव मोदी जैसे कस्टमर तो नहीं है उसके पास कि भाई वो जो पैसा लेके भाग जाए। ठीक है ना, तो इस तरह से। तो मोर देन 180 डेज वाले जो ओल्ड डेटर्स हैं, मेरे को इस चीज से कंसर्न है। ये तो चलो ठीक है जो भी है, तो फिर मैं क्या करूं? 180 डेज की इंफॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, बैलेंस शीट में बाइफरकेशन नहीं है, क्लाइंट दे नहीं रहा, तो फिर क्या करें? इस रेंज को 365 डेज पे ले जाते हैं, इंस्टेड ऑफ 180 हम एक साल का देख लेते हैं। अब एक साल का कैसे देखेंगे? अब मान लीजिए लिस्ट ऑफ डेटर्स तो आपके पास आई होती है, डेटर्स का एक अनेक्जर होता है जिसमें पार्टी वाइज लिखा होता है कि एबीसी एंड कंपनी से कितने लेने हैं, मिस्टर डी से कितने लेने हैं, मिस्टर सी से कितने लेने हैं। तो पार्टी वाइज लिस्ट तो आपके पास आई होती है। ठीक है जी, तो वो आप 2 साल की बैलेंस शीट उठा लीजिए, 2 साल की लिस्ट खोल लीजिए। आपने 31/3/20 की लिस्ट खोली, आपने 31/3/21 की लिस्ट खोली। अभी इन दोनों सालों में कितना, कितने दिनों का फर्क है? 365 डेज का फर्क है। 31/3/20 और 31/3/21 में 365 डेज हो गए आपके। ठीक है जी, अब आपने पार्टी वाइज लिस्ट खोल ली और पार्टी वाइज आप कंपेयर करना शुरू कर दीजिए। आप बोलेंगे ए से
1 लाख रुपए लेने थे 31/3/20 को। अरे यार 31/3/21 को भी 1 लाख रुपए ही लेने हैं, मतलब ये तो 365 दिन हो गए, तो 1 लाख रुपए का बैलेंस इसका वही के वही खड़ा है, तो दैट मीन्स ये बंदा पैसे नहीं दे रहा। तो ये जो 1 लाख रुपए है आपके, ये मोर देन 180 डेज तो हो ही गए ना, वैसे तो मोर देन 365 डेज हो गए हैं, पर एटलीस्ट फॉर द पर्पज ऑफ बाइफर्केशन आपके इसमें तो ये फॉल कर ही गए। ठीक है, सिमिलरली बी से 5 लाख लेने थे, अब 6 लाख लेने हैं। अब आप सोचेंगे कि सर ये तो 5 लाख लेने थे, अब 6 लाख लेने हैं, तो दैट मीन्स कि ये 5 लाख रुपए से अब 1 लाख और लेना है, और बढ़ गया 1 लाख रुपए। भाई अगर ऐसा सिनेरियो है आपके पास, तो आप ये मान के चलिए कि इसको और माल बेचा होगा, या इससे पुराने पैसे आगे होंगे, और माल चलता बेचा होगा, तभी इसका बैलेंस बढ़ गया। बैलेंस बढ़ा बड़ा है या कम हुआ है, तो फिर उसको आप इग्नोर कीजिए, राइट। तो इसको बी को आप इग्नोर करें कि भाई चलो ठीक है, इसका बैलेंस तो हिला, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसके साथ काम धंधा चल ही रहा है। ठीक है, सी में कम हुआ है, तो आप बोलेंगे कि सर इसने 5 में से सिर्फ 1 लाख ही दिया, तो मतलब 4 लाख रुपए तो इसने बहुत टाइम से रोके हुए हैं हमारे। तो भाई बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन पे आपको काम करना है, तो आपको इस चीज को यही मान के चलना है, चाहे वो अटका हुआ ही हो। ठीक है, अनलेस अनटिल आपके पास श्योर शॉट प्रूफ नहीं है कि हाँ भाई वाकई इससे पैसा अटका हुआ है, तो आप इसको ऐसे ही मान के चले कि ये रनिंग में है, चल रहा है। ठीक है, इसके साथ पैसा आ रहा है, कुछ तो चल रहा है। ठीक है, तो ये मोर देन में नहीं है। 3 और 3, तो इसको ले लीजिए आप, 3 और 3 को मोर देन 180 में। सिमिलरली 6 और 10 बैलेंस चेंज हो गया, तो इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन पे जब आपको काम करना हो इस तरह से, तो आप बिल्कुल जो सेम बैलेंस आ रहे हो दो बैलेंस शीट्स में, जो बिल्कुल सेम बैलेंसेस आ रहे हो, उनको आप देख के चलिए, उन सेम बैलेंसेस को देख के चलिए, और उनको फिर आप मान लीजिए। और क्या करें फिर, और तो कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास, सेकंड ऑप्शन तो बचती नहीं है ना। तो इस तरह से डेटर्स के ऊपर आपको काम करना है। तो मैंने एक नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए लिखा है, कि जो डेटर्स हैं, आपके, उनमें इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड या चेक डिपॉजिटेड बट नॉट इन कैश, जिनकी पेमेंट नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपने मिस्टर ए से आपने 10 लाख रुपए लेने थे, एज ऑन 31/3/2021। ठीक है जी। तो मिस्टर ए ने 10 लाख रुपए देने हैं आपको, तो मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने आपको 10 लाख रुपए का चेक दे दिया, 10 लाख रुपए का आपको चेक दे दिया, 10 लाख रुपए का चेक दे दिया, और आपको बोल दिया कि जाओ अपने बैंक में लगा लो, पेमेंट आपको मिल जाएगी। आपने क्या किया कि 31/3/21 क्लोजिंग में आप बिजी थे, आपने लगाया नहीं चेक। आपने बैलेंस शीट में क्या दिखाया, आपने दिखा दिया कि मिस्टर ए से अब कोई पैसा नहीं लेना, नील। आपने वहां पे एक एसेट खड़ी कर दी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट इन कैश, या चेक रिसीव्ड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, बट नॉट इन कैश। आपने वहां पे एक एसेट और खड़ी कर दी 10 लाख रुपए की। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई एसेट आ रही हो, आपको भी पता है कि ये है तो मिस्टर ए से ही लेने वाले पैसे, तो जो 31/3/21 को तो मिले नहीं। तो अगर ऐसा करने लग गए, तो कहीं आप डेटर्स को गलत थोड़ी दिखाओगे बुक्स के अंदर। तो ये चेक्स जो हैं, आप इनको डेटर में इंक्लूड करके चलिए, सीएमए डाटा में। अब आपने डेटर्स के हेड को 10 लाख रुपए का ही दिखाइए। समझ गए आप इस चीज को, डेटर्स वाले हेड को आप 10 लाख रुपए का ही दिखाइए, उसको आप नील नहीं दिखाएंगे, जीरो नहीं दिखाएंगे। ठीक है, आप चेक्स को डेटर्स में ऐड करके चलिएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। तो अभी मैं आपको सीएमए डाटा पे लेके चलता हूँ दोबारा। देखिए, ये तो हमारे शुरू हो गए थे नॉन करंट एसेट्स सारे, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके ऊपर थे हमारे करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जो विद इन 12 मंथ से रियलाइज हो जाने हैं। तो इसमें रिसीवेबल्स या एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स कौन से आएंगे, आप खुद गेस कीजिए कौन से आएंगे, जो करंट नेचर के हैं, जो रियलाइज हो जाने हैं हमको। अब आ जाते हैं नीचे नॉन करंट एसेट्स पे। अब देखिए, अब नॉन करंट एसेट्स में इसने भाई साहब ने लिखा हुआ है यहाँ पे रिसीवेबल्स एक्सीडिंग 1 ईयर। इन्होंने 1 ईयर लिखा है, बट ये 180 डेज होता है, मैं आपको बता दूं। आप जब बैंक, ये तो मैंने सीएमए ऑनलाइन डाउनलोड किया है अपने साइट से किसी से, तो वहां पे उन्होंने तो अपने मनमर्जी का डाला हुआ है, बट जब आप बैंक्स में प्रैक्टिकली काम करेंगे, तो आपको यहाँ पे 180 डेज मोस्ट ऑफ द केसेस में दिखा नजर आएगा, 180 डेज ही नजर आएगा।
तो यानी कि जो डेटर्स हैं मोर देन 180 डेज, उनको हम नॉन करंट एसेट्स में ले जाते हैं। जो करंट नेचर के हैं उनको हम यहाँ पे ले जाते हैं। तो इस तरह से डेटर्स की बाइफर्केशन करनी है। और उसके बाद जब डेटर्स की आप चेक करेंगे, तो जो डेटर्स की आप लिस्ट को जरूर रीड कीजिएगा। अगर आपका क्लाइंट एक्सपोर्ट करता है तो पार्टीज के नाम जरूर पढ़ लीजिएगा। जो डेटर की लिस्ट में पार्टीज के नाम पढ़ लीजिए। पार्टीज के नाम पढ़ के ही आपको पता लग जाएगा कि ये तो अपने भाई भारतीय पार्टी है और ये कोई फॉरेन की पार्टी लग रही है। ठीक है, नाम से ही पता लग जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो नाम को डाल के गूगल पे सर्च कर लीजिए, तो तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो जो एक्सपोर्ट की पार्टीज हैं, जो जो एक्सपोर्ट की पार्टीज हैं, उनको आप एक्सपोर्ट रिसीवेबल में डाल दीजिए। जो जो इंडियन पार्टीज है उनको इंडियन रिसीवेबल में डाल दीजिए। ये तो आपकी जजमेंटल चीज है, इसको मैं बहुत ज्यादा नहीं समझा सकता क्योंकि ये जजमेंटल चीज है। बैलेंस शीट पढ़ेंगे, डेटर्स की लिस्ट को पढ़ेंगे, नाम पढ़ के ही आपको मेरे हिसाब से आइडिया हो जाएगा कि ये तो फॉरेनर बंदे का नाम है, ये तो फॉरेन की पार्टी है। और ऊपर से आपको ये भी पता होगा कि आपका क्लाइंट एक्सपोर्ट भी करता है। तो ये दोनों चीजें तो चेक, मतलब क्रॉस चेक हो जानी चाहिए। ठीक है जी। तो ये हो गया डेटर्स वाला पॉइंट आपका। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए ये लास्ट पॉइंट है एसेट साइड का। अब ये वाला पॉइंट आप बाद में पढ़िएगा, ये वाला लाइन हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वही चीज पे स्टार्ट करते हैं जो करंट एसेट्स को मैंने आपको जो मतलब दो एसेट्स हो गए। एक तो ये फिक्स्ड एसेट्स समझा दिए, डेटर्स समझा दिए। उसके बाद जो एसेट्स बचे हुए हैं अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब जो अदर एसेट्स हैं वो ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। ये मैंने शुरू के स्लाइड में भी आपको एक बार ब्रीफ बता दिया था। मैंने वहां पे आपको बताया था कि इसको मैं थोड़ा और डिटेल में कवर करूंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो अभी वो वक्त आ गया है कि इसको और डिटेल में समझा जाए, कवर किया जाए। तो जो अभी करंट एसेट्स हैं इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्टॉक आ गया आपके पास। स्टॉक की मूवमेंट आपकी होती रहती है, चलता रहता है, घूमता रहता है, रोटेट होता रहता है बिजनेस के अंदर। अलग अलग तरह का स्टॉक हो सकता है। आपकी कंज्यूमेबल आइटम्स का स्टॉक हो सकता है, आपके रॉ मटेरियल का, फिनिश्ड गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का, इस तरह से स्टॉक हो सकता है। एडवांस टैक्स हो सकता है आपके बिजनेस में। एडवांस टैक्स भी तो करंट एसेट है ना। एडवांस टैक्स आप अपने एक साल की रेवेन्यू के ऊपर जो टैक्स देते हैं वही है एडवांस टैक्स में। एडवांस टैक्स आपका टीडीएस के रूप में भी हो सकता है, टीसीएस के रूप में भी हो सकता है, एडवांस टैक्स के रूप में भी हो सकता है, सिंपल एडवांस टैक्स लिखा हो। डेटर्स के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि डेटर्स आपके हो सकते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस, आपको पता ही है कि कैश होता है और बैंक के बैलेंस, बैंक्स में करंट अकाउंट्स में जो बैलेंसेस पड़े हैं वो आपके यहाँ पे आ सकते हैं, राइट। तो उसके बाद आ जाती हैं आपकी अदर करंट एसेट्स। इसके अलावा कौन कौन सी करंट एसेट्स होती हैं, जैसे एडवांसेस टू सप्लायर्स होते हैं, जीएसटी या वैट रिसीवेबल होता है, इसको आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीवेबल भी लिखा होता है कई जगह पे। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, कोई अदर करंट एसेट आ गई। या अदर करंट एसेट्स मींस जो कोई एनी अदर एसेट, एनी अदर रिमेनिंग एसेट, any other remaining asset which you are not able to classify anywhere else, which you are not able to classify specifically, which you are not able to classify specifically in any head, specifically in any head, आप उसको क्लासिफाई नहीं कर पा रहे तो उसको उठा के अदर करंट एसेट्स में डाल दीजिए। ठीक है जी। तो यानी कि जिसका कोई स्पेशल हेड नहीं बना हुआ। तो ये हो गया आपके करंट एसेट्स। अब फोकस करते हैं नॉन करंट एसेट्स के ऊपर। नॉन करंट एसेट्स मैंने आपको बताया था जो ज्यादा टाइम के लिए बिजनेस में रहते हैं। अब नॉन करंट एसेट्स को भाई साहब हम दो पार्ट्स में देखेंगे। एक तो वो एसेट्स जो हमारे बिजनेस में लगे हुए हैं, जो हमारे बिजनेस को फायदा पहुंचा रहे हैं। एक वो एसेट्स जो हमने बिजनेस से बाहर किसी थर्ड जगह पे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या थर्ड जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर मेरा गारमेंट्स बनाने का काम है तो मैंने गारमेंट से हटके किसी और चीज में पैसा लगा दिया, मतलब किसी और बिजनेस वेंचर में पैसा लगा दिया या किसी और बंदे को पैसा दे दिया, तो वो चीज हो जाती है नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग हो जाती है वो चीज जो मेरे कोर बिजनेस के लिए है। नॉन ऑपरेटिंग मींस जो हटके है बिजनेस से डिफरेंट है। तो आपको ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग में ये चीज फिट कर लीजिए। मैंने नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स को, जो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हैं यानी कि जो मेरा पैसा जो मैंने अपने कोर बिजनेस से बाहर निकाला है पैसा,
जो मैंने कोर बिजनेस से बाहर निकाल के किसी और जगह पे इन्वेस्ट किया है, जिसका मेरे कोर बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, या जिसमें मैं इसको इस वर्डिंग में भी बोल सकता हूँ कि वो वाला पैसा जो मेरे को और बिजनेस में ना लगाने की बजाय अगर मैं अपने कोर बिजनेस में लगाता, ऑपरेटिंग एसेट्स में लगाता, तो मैं शायद और फायदा कमा सकता था। तो मतलब आप इसका कॉन्सिक्वेंस समझिए कि इस चीज को हमने क्यों हम देख रहे हैं, इस चीज को सेपरेटली क्यों देख रहे हैं। तो इस चीज को मैंने नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स को करंट एसेट्स में नहीं डाला, क्योंकि करंट एसेट्स आपके वही होने चाहिए जो आपके बिजनेस के साथ रिलेटेड है, जो आइडियल चीज है। कई बैंक्स में सीएमए डाटा में कुछ क्लासिफिकेशन का एरर रहता है, बट जो सही चीज है, करंट एसेट्स वही होते हैं जो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ रिलेटेड होते हैं। जो आप बिजनेस में ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो आपका कोर बिजनेस का ऑपरेशन है, वहां से जो आपके एसेट्स बन रहे हैं, कम हो रहे हैं विद इन 12 मंथ स्पैन ऑफ टाइम, दे आर कॉल्ड करंट एसेट्स। इसमें नॉन ऑपरेटिंग करने की हमारे पास ऑप्शन नहीं है करंट एसेट्स में। तो नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग की जो हमारे पास करने की ऑप्शन है, जो मेरी समझ कहती है, वो सिर्फ नॉन करंट एसेट्स के अंदर ही होनी चाहिए। या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर आपको कोई बैलेंस शीट में नॉन ऑपरेटिंग नेचर की एसेट नजर आती है या इन्वेस्टमेंट नजर आती है, तो आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि इसको नॉन करंट एसेट वाली साइड पे ही लेके जाना है मेरे को सीएमए में। ये बात आप समझ रहे हैं? अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एसेट आपको या इन्वेस्टमेंट बिजनेस में एसेट साइड पे नजर आती है, तो आपको इस चीज को फिट करना है कि इसको मेरे को कहां पे लेके जाना है, नॉन करंट एसेट्स वाले हेड में ही लेके जाना है मेरे को। उसको करंट एसेट्स वाले हेड में नहीं लेके जाना, क्योंकि करंट एसेट्स आर सपोज्ड टू बी द ऑपरेटिंग एसेट्स ऑफ द बिजनेस ओनली। ठीक है, करंट एसेट्स बिजनेस के ऑपरेटिंग एसेट्स ही होते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स वो वाली एसेट्स जो वो वाली नॉन करंट एसेट्स जो बिजनेस से हमने पैसा बाहर निकाला। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स एंड ऑपरेटिंग एसेट्स। ऑपरेटिंग एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स होगी आपकी। फिक्स्ड एसेट्स आपको पता है, जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फिक्स्ड एसेट्स एफडीज हो गई, आपने कोई बैंक में एफडी करा रखी है, मतलब अपने ही साथ में बैंक है, आपने एक जस्ट एक एफडी डाली हुई है, ठीक है, सिक्योरिटीज दी हुई है फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स टू बैंक्स, गवर्नमेंट्स एंड अदर्स। क्या मीनिंग है इस चीज का? देखिए, कई बार क्या होता है कि आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, इसको मैं अलग लिख देता हूँ, यहाँ पे शब्द नहीं होगा। आप बैंक से लोन लेते हैं या बैंक से कुछ फाइनेंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फॉरवर्ड कवर लिया, मैंने फॉरवर्ड कवर वाले लेक्चर में समझाया था ना, वहां पे आपको मार्क टू मार्केट मार्जिन डिपॉजिट कराना पड़ता है। तो वहां पे आपको मार्जिन मनी देनी पड़ती है, मार्जिन मनी इन फॉर्म ऑफ एफडीआर देनी पड़ती है, इन फॉर्म ऑफ एफडीआर, इन फॉर्म ऑफ एफडीआर आपको देनी पड़ती है। तो वो जो आपकी एफडी की इन्वेस्टमेंट है, आपने एक फैसिलिटी लेने के लिए की है। फॉरवर्ड कवर आपने फैसिलिटी क्यों ली? ताकि आपके फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन का रिस्क कवर हो जाए, क्योंकि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ठीक है। तो वो तो ऑपरेटिंग नेचर ऑफ बिजनेस ही हो गया ना। तो वो जो एफडी है, अगर आपने वो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है फॉरवर्ड कवर का, अगर आपने मोर देन 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो फिर तो ये नॉन करंट एसेट हो गई, क्योंकि आपने एफडी लंबे टाइम के लिए दी है। अगर आपने कोई 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो आप उसको कैश एंड बैंक में भी दिखा सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उस एफडी को। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाई है। लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाते टाइम भी आपको 10-15% बैंक को मार्जिन डिपॉजिट करवाना पड़ता है एफडी की फॉर्म में। अब लेटर ऑफ क्रेडिट तो 3 महीने की होती है या 6 महीने की भी हो सकती है। तो 3 महीने 6 महीने के लिए आपने एफडी दी है बैंक को, तो उस एफडी को आप नॉन करंट एसेट में डालेंगे या कैश एंड बैंक में करंट एसेट्स में डालेंगे? है तो वो ऑपरेटिंग नेचर ही ना, क्योंकि एलसी आप किसके लिए खुलवा रहे हैं? बैंक के लिए, अपने बिजनेस के लिए तो खुलवा रहे हैं। तो एलसी के लिए अगर आपने कोई एफडी दी है, तो वो तो कोई नॉन ऑपरेटिंग एसेट तो हुई नहीं, तो उसको आप कैश एंड बैंक बैलेंस में डाल दीजिए, ठीक है। या आपने कोई शॉर्ट टर्म, जैसे हम स्विफ्ट वो कर लेते हैं अपना, वो क्या सिस्टम होता है कि जो अपने आप एक बैलेंस को छोड़ के अपने आप एफडीज बन रही थी, स्विफ्ट सिस्टम, स्वीप इन सॉरी, स्वीप इन एफडीज का हमने अकाउंट खोला होता है, अपने रनिंग अकाउंट खोला होता है, करंट अकाउंट में स्वीप इन सिस्टम लग जाता है एफडीज का, कि आप बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं 2 लाख रुपए का, 2 लाख से ऊपर जितना भी बैलेंस पड़ा होगा उसकी एफडी बन जाएगी, ठीक है। जब आपका बैलेंस 2 लाख से कम हुआ, तो एफडी अपने आप ब्रेक होकर वापस आ जाएगी। तो वो जो एफडीज होती है, वो भी रनिंग नेचर की बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है, टूटती रहती है। तो इस तरह की एफडीज को आपने सिर्फ एक छोटा सा इंटरेस्ट और कमाने के लिए रखा होता है, इनको भी आप कैश एंड बैंक में दिखा सकते हैं, करंट एसेट्स में, नॉन करंट में दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आप कई बार गवर्नमेंट के टेंडर्स में अप्लाई करते हैं,
गवर्नमेंट ने रोड कंस्ट्रक्शन का टेंडर निकाला, आपने उस टेंडर में अप्लाई किया, आपने उस टेंडर में अप्लाई किया, उसके लिए आपको एज अ सिक्योरिटी उनको अर्नेस्ट मनी या सिक्योरिटी देनी पड़ी, उनको एफडी देनी पड़ी गवर्नमेंट को। तो अगर वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का ही है, 1 साल में खत्म हो जानी है वो एफडी, देन तो आप उसको कैश में बैंक में ले जाइए, करंट करंट एसेट्स में। अगर वो 1 साल का नहीं है, 1 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो आपका, 1 साल से ज्यादा है, रोड कंस्ट्रक्शन का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी जो अमाउंट है वो 3 साल के लिए चली गई है, तो उसको आप लॉन्ग टर्म में नॉन करंट एसेट्स में ले जाइए। ठीक है जी। तो इस तरह से हम कोई लोन रेज करने के लिए, कोई अपने बिजनेस वेंचर के लिए, गवर्नमेंट को नहीं, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए किसी मोबाइल की एजेंसी है, आपके पास एमआई कंपनी की एजेंसी है, तो एमआई कंपनी आपको मोबाइल सप्लाई करती है, आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन मोबाइल फोन्स के। तो एमआई कंपनी आपको बोलती है कि अगर तुमको मेरे साथ काम करना है तो मेरे पास 50 लाख रुपए की सिक्योरिटी रखो। तो एमआई कंपनी के पास आपने 50 लाख रुपए की एफडी की सिक्योरिटी रख दी हुई है। तो भाई अगर इस तरह की एफडी भी आपने करवाई हुई है तो करवाई तो बिजनेस के लिए ही है ना, तो वो तो है तो ऑपरेटिंग एसेट ही आपकी, है तो ऑपरेटिंग एसेट ही ना आपकी, तो बिजनेस करने के लिए लगाई है। तो क्योंकि वो आपने लंबे समय के लिए लगाई है तो उसको नॉन करंट में डाल दीजिए, अगर आपने 12 महीने के लिए लगाई है तो आपको उसको करंट एसेट्स में डाल दीजिए। तो ये आपको क्लाइंट ही बेहतर बता सकता है कि जो ये एफडी बिजनेस में आ रही है, या जो कोई सिक्योरिटी आ रही है बिजनेस में एसेट साइड पे, उसका क्या नेचर है, वो क्यों दी गई है, किस पर्पस के लिए है वो। ठीक है ना, तो उसका पर्पस समझिए और उसको अकॉर्डिंगली क्लासिफाई कर दीजिए। इसी तरह से आपने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना हो तो इलेक्ट्रिसिटी की सिक्योरिटी आपको देनी पड़ती है, तो वो भी एक आपकी इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए चाहिए ना बिजनेस में। टेलीफोन की सिक्योरिटी के लिए आपको देनी पड़ते हैं कुछ मनी, तो वो ये तो आपके बिजनेस का पार्ट है ना, इसके बिना तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं। तो ये जो सिक्योरिटीज है ये है तो नॉन करंट नेचर की, बट ये क्या है, ऑपरेटिंग एसेट्स है। तो सिमिलरली आपके जो डेटर्स हैं, डेटर्स मोर देन 180 डेज वाले जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो भी एक नॉन करंट एसेट है बट ऑपरेटिंग एसेट है, आपके बिजनेस से जनरेट हुए हैं, राइट। तो इनको आपको समझना बहुत जरूरी है, इसकी दिमाग में आपको फिट करना क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से एसेट्स को मैं ऑपरेटिंग मानूंगा, कौन से नॉन ऑपरेटिंग मानूंगा। अब नॉन ऑपरेटिंग कौन से, फंड्स टेकन आउट ऑफ बिजनेस, कि जो हम बिजनेस से पैसा उठा के बाहर ले गए उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, राइट। तो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स के क्या एग्जांपल है, भाई मैं अंकुश जैन, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी वाइफ को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, किसी भी बंदे का नाम डाल दिया, उस बंदे को, अपने किसी भी फर्म को, किसी फर्म के नाम पे कोई ग्रुप फर्म को अपनी, या किसी और इंडिविजुअल को मैंने लोन दे दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब चाहे मैं लोन ले रहा हूँ और मेरे पास सामने मान लो बैंक आके बैठा है और वो पूछ रहा है कि ये आपने क्या किया, बैलेंस शीट में लोन क्यों दे दिया। अब चाहे मैं उनको झूठ मूठ में बोल दूं, मेरे को पता है कि उन्होंने इसको नॉन करंट एसेट्स में ले जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी रेशियोज सही निकल के आए, तो मैं उनको झूठ मूठ में बोल देता हूँ कि नहीं नहीं ये तो मैं 6 महीने में ले आऊंगा पैसा, नहीं नहीं ये तो मैं 1 साल में ले आऊंगा पैसा। ठीक है, मैं झूठ बोल देता हूँ, तो सामने वाला बैंक, मैं ये सोच रहा हूँ कि सामने वाला बैंक मेरा झूठ को मान ले और इसको करंट एसेट्स में अपने सीएमए में क्लासिफाई कर ले और रेशियोज को ठीक कर ले, रेशियोज इंप्रूव हो जाए। तो सामने वाला बैंक क्या कहेगा मेरे को, सामने वाला बैंक बोलेगा कि सर अगर आपको ये पैसा लेके आना है, अगर आप कह रहे हैं कि ये पैसा वापस आएगा, या तो हमें अभी लाके दो, हमें ये प्रूफ दिखाओ कि वापस आ गया है। अगर आप ये प्रूफ हमें नहीं दे सकते तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम इसको नॉन करंट एसेट ही मानेंगे। मतलब आपने ये क्लाइंट को नहीं बोलना, मैं जस्ट उनके माइंड सेट बता रहा हूँ कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। अगर तो मैं उनको ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको लोन का पैसा, 1 रुपया भी लोन का आपको आपसे लेने से पहले मैं ये पैसा आपको वापस ला के दिखाऊंगा, और मैं ला के दिखा भी देता हूँ उनको वापस, फिर तो ठीक है, फिर तो वो अपने सीएमए में इसको करंट एसेट में डाल लेंगे अगर मैं वापस ही ले आया तो। अगर मैं नहीं लेके आया वापस, मैंने उनको बोल दिया कि भाई तो 3 महीने में आ जाएगा, 6 महीने में आ जाएगा, ऐसे ही मैंने हाइपोथेटिकली बोल दिया, फिर उस चीज को अब आप एज अ बैंकर मत माने, आप उसको नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि है तो नॉन ऑपरेटिंग एसेट ही, बिजनेस में तो लगाया नहीं अपने पैसा, बिजनेस से बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो आप इनको बिजनेस से बाहर निकाला हुआ ही माने और नॉन करंट एसेट में क्लासिफाई कर दीजिए। और एग्जांपल है, आपने कोई एफडी का पैसा जो इन एग्जांपल्स में फिट नहीं हो रहा, ठीक है, कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, शेयर्स में, सिक्योरिटीज में, आपने कोई रेजिडेंशियल घर ले लिया, रेजिडेंशियल प्लॉट ले लिया, अपनी पर्सनल एसेट बना ली। ठीक है भाई, आप बोलेंगे फिक्स एसेट तो सर यहाँ पे आती है, भाई जो एसेट, प्लॉट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, ये जो एसेट्स होती हैं ये तो बिजनेस के एसेट्स नहीं है। कई प्रोप्राइटर्स उन एसेट्स को भी अपनी बैलेंस शीट में डाल लेते हैं,
तो भाई ये तो आपकी फंड्स टेकन आउट ऑफ बिजनेस है, आपने पैसा उन फिक्स एसेट्स में नहीं लगाया जो बिजनेस की एसेट्स है, तो आप उनको नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स मान के चलिए, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखिए। अब एक लॉजिक आपको और पकड़ के चलना है। अब कोई एसेट आपको नहीं समझ में आ रही कि करंट है या नॉन करंट है, अगर कोई एसेट आपको नहीं समझ में आ रही कि करंट नेचर की है या नॉन करंट नेचर की है, कि इसको कौन से हेड में क्लासिफाई किया जाए, करंट नेचर में या नॉन करंट नेचर में, तब क्या करें? तब आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, जो फर्स्ट जो प्रेफरेबल चीज है वो क्या है, सबसे पहले आप 2 साल की बैलेंस शीट कंपेयर कर लीजिए, 31/3/20, 31/3/21, 2 साल की बैलेंस शीट कंपेयर कर लीजिए और देख लीजिए कि कहीं डेटर्स की तरह उसका बैलेंस स्टेगनेट तो नहीं है, कहीं ऐसे तो नहीं कि सेम बैलेंस ही रुका हुआ है 31/3/20 में भी, 31/3/21 में भी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बताया एडवांसेस टू सप्लायर्स, आपने किसी सप्लायर को एबीसी एंड कंपनी को, जो वाकई में आपका सप्लायर था, आपने उसको 10 लाख रुपए एडवांस भेज दिया, पर वो 10 लाख रुपए एडवांस भेज दिया, आपने 31/3/20 में उसको 10 लाख रुपए का एडवांस डाल दिया कि 10 लाख रुपए का एडवांस है, आपने उसको करंट एसेट में क्लासिफाई कर दिया। 31/3/20 में जब आए तो एबीसी एंड कंपनी का 10 लाख रुपए का एडवांस वहीं के वहीं स्टैंड कर रहा है, 1 साल हो गया वहीं के वहीं स्टैंड कर रहा है। और पता लगा जब आपने क्लाइंट से इस चीज का कारण पूछा तो आपको समझ में आया कि एबीसी एंड कंपनी तो पैसा लेके भाग गया, या उसने माल सप्लाई नहीं किया, या उसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है, वो कह रहा है मेरे पास तो पेमेंट आई नहीं, कुछ भी लगा लीजिए। तो आपने देखा कि यार ये तो स्टेगनेट था, आपको शक हो गया। तो फिर इस साल जब आप 31/3/21 में जब बनाएंगे तो ये 10 लाख रुपए आप कहाँ डालेंगे? आप नॉन करंट एसेट में डालेंगे ना, क्योंकि इसका बैलेंस स्टेगनेंट है, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट में भी इसको कहाँ डालेंगे, ऑपरेटिंग में या नॉन ऑपरेटिंग में? मतलब ये ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग की बाइफर्केशन अवेलेबल नहीं होती, बट आप इसको क्या समझेंगे, ये ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है? इसको ऑपरेटिंग ही मानेंगे आप, ऑपरेटिंग ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के लिए ही दिया गया एडवांस था, अनलेस अनटिल आपके पास कोई प्रूफ हो कि ये एक्चुअल में ये किसी फ्रेंड की फर्म को या कुछ इस तरह से पैसा दिया गया है, ठीक है। पर वो सिनेरियो होना कम है, एडवांस टू सप्लायर में दिखाया होगा तो वो एडवांस टू सप्लायर ही होगा अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको चेक करना है। तो एक तो ये ऑप्शन है कि आप इस चीज को कंपेयर कर लीजिए जिस हिसाब से आपको फिट बैठता है वो। सेकंड चीज है क्लाइंट से समझिए, क्लाइंट से आप मिलने जाएंगे, विजिट करने जाएंगे, उसकी फैक्ट्री में उससे बात करने जाएंगे, तो जो जो एसेट के ऊपर आपको डाउट है, भाई छोटी छोटी एसेट मत पकड़ के पूछ लेना, 5-5, अगर आप 1 करोड़ का लोन दे रहे हैं किसी को तो 5-5 हजार के रुपए के एसेट के बारे में मत पूछने लग जाना कि सर ये इसका क्या है, ये फिक्स है, ये करंट है, नॉन करंट है, क्या करना है इसका। इतनी छोटी छोटी चीजें मत पूछना भाई, कंसिडरेबल चीज पूछा करो। 5-10% हो जो आपके बैलेंस शीट साइज का, 2-3%, 4% कॉन्स्टिट्यूट करता हो बैलेंस शीट साइज का, थोड़ा मोटी मटेरियल अमाउंट के बारे में पूछना है हमें, ठीक है जी। और दूसरी एक चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी एमएसएमई की बैलेंस शीट को कर रहे हैं तो भाई ये बंदों की ये डेटर्स की लिस्ट को ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार ये डेटर लिस्ट को ध्यान से देख लीजिए। क्या कई बार क्या किया होता है इन्होंने, कई बार क्या किया होता है, मेरे मेरे साथ तो कई केस हो चुके हैं ऐसे। कई बार क्या किया होता है कि डेटर्स की लिस्ट में जब लिस्ट देखते हैं ना आप डेटर्स की पार्टी वाइज, तो उसमें प्रमोटर्स को जो लोन दिए होते हैं इस तरह के, ये या फ्रेंड्स की फर्म को दिए होते हैं, ठीक है, वो डेटर्स की लिस्ट में डाले होते हैं, वो डेटर्स की लिस्ट में आ रहे होते हैं। या आप एक चीज का और भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप मान लो आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, गारमेंट्स का बिजनेस है, तो आप डेटर्स की लिस्ट अगर आप देख रहे हैं तो पता लगे वहां पे कोई मार्बल वाला क्लाइंट आ गया, मार्बल वाला स्टोन्स वाला क्लाइंट आ गया, ठीक है, या कोई और अनरिलेटेड टू बिजनेस पार्टी का नाम आ गया, अनरिलेटेड टू बिजनेस पार्टी का नाम आ गया, क्लाइंट का एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं है बट किसी फॉरेन की पार्टी का नाम आ गया, तो भाई इन चीजों के ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा कि ये ऐसी चीजें कोई गड़बड़ घोटाला तो आ तो नहीं रहा सामने। कई बार क्या होता है कि जो दिक्कत वाले क्लाइंट होते हैं जिन्होंने कोई धोखाधड़ी करनी होती है, वो कई चीजों को किसी ऐसे हेड में क्लासिफाई करके आपको दे देते हैं जहां पे आप पढ़ते ना हो। डेटर्स लिस्ट को नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए कई बार कई क्लाइंट की 400 500 पार्टीज की बड़ी बड़ी लिस्ट होती है, एक एक पार्टी को कोई पढ़ के नहीं देखता, तो बड़ी चालाकी कर देते हैं। कई बार लोन टू प्रमोटर दिया होता है, इंडिविजुअल नाम पे किसी को लोन दिया होता है, उसी को डेटर लिस्ट में उठा के डाल देंगे। तो भाई अगर ऐसा कुछ है तो आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है अंडरराइटिंग करते टाइम, और उसको एक्यूरेट जगह पे क्लासिफाई करना है और क्लाइंट से अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछना है उसके रिगार्डिंग। समझ गए आप इस बात को? तो चलिए अब टाइम है इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने का।
तो मैं अभी सीएमए डाटा अपने पास खोल लेता हूँ। सीएमए डाटा मैं अपने पास खोल लिया, तो मैं वही एक बैलेंस शीट आपके सामने खोल लेता हूँ। ये है बैलेंस शीट। इसमें जो एसेट साइड दिख रही है, ये एक प्रोविजनल बैलेंस शीट है कंपनी की, बट इसमें प्रोविजनल बैलेंस शीट में वो आपके पास सीए ने उस तरह से नहीं बनाई जो कंपनी के फॉर्मेट होते हैं, क्योंकि ये प्रोविजनल बैलेंस शीट अभी फाइनल नहीं हुई। तो उसकी एक एक आइटम को चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं इसको भाई कहाँ कहाँ डालना है। अब देख लेते हैं, सबसे पहले ये लोन एंड एडवांसेस हैं जिनका 61,37,000 का टोटल है। इसमें सबसे पहली एसेट है चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड। क्या चीज है ये, मैंने आपको समझाया था। ये डेटर्स हैं जिन्होंने हमको बैलेंस शीट डेट पे चेक दे दिया था, बट उन चेक्स को हमने बैंक में नहीं लगाया। तो मैंने क्या समझाया था आपको, क्योंकि ये डेटर्स ही हैं तो इनको डेटर्स में ही क्लासीफाई करना है। अब आप पूछेंगे कि सर ये डेटर्स ही हैं, तो ये लेस देन 180 डेज है या मोर देन 180 डेज है। भाई साहब आप अपना खुद दिमाग लगाइए, अगर उन्होंने चेक ही दे दिया, पेमेंट करने के लिए, तो फिर वो तो लेस देन 180 डेज ही हो गए ना। फिर तो वो पेमेंट आपको करने के लिए तैयार है। फिर आप उसको स्टिकी डेटर्स या स्टेगनेंट डेटर्स या फंसे हुए डेटर क्यों मानेंगे जब चेक किया गया उनसे। ठीक है, तो अब ये 51.15, इनको रुपीज इन लैक्स में लिखूंगा मैं राउंड ऑफ करके, 51.15 इसको हम कहाँ डालेंगे, डेटर्स में। क्योंकि मेरे पास एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक की बाइफर्केशन नहीं है, तो मैं एक बार इसको डोमेस्टिक वाले में डाल देता हूँ 51.15। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेफर्ड टैक्स एसेट। अब देखिए डेफर्ड टैक्स एसेट का कॉन्सेप्ट एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। इसके बारे में आप गूगल पे रीड कीजिएगा कि डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होती है। पर ये जो आपकी एसेट होती है, ये नॉन करंट नेचर की एसेट होती है, जो फ्यूचर की टैक्स लायबिलिटीज से आपको फायदा होने वाला है, वही वो वाली एसेट है। इसको नॉन करंट एसेट में ले जाते हैं। आजकल जो नए सीएमए डाटा के फॉर्मेट बन रहे हैं, उनके अंदर इसका एक स्पेसिफिक हेड दिया गया होता है। ये डेफर्ड टैक्स एसेट को कभी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स मत मानिएगा, ये एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स डिफरेंट होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट डिफरेंट है। तो अगर इसका स्पेसिफिक हेड आपको नहीं मिल रहा नॉन करंट में, तो आप इसको यहाँ पे कहीं पे मतलब जैसे यहाँ पे क्लासिफाई कर देते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट, यहाँ पे डाल देते हैं इसको 2.36 राइट। 2.36 की एसेट को हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद इनपुट है वैट का, नेगेटिव में है 384 इनपुट वैट, क्योंकि ये 2016 की बैलेंस शीट है तो इस वजह से यहाँ पे वैट आ रहा है। तो 3490 ये भी नेगेटिव में है। तो आप बोलेंगे कि ये नेगेटिव में है तो फिर इसको, इसका मतलब लायबिलिटी साइड में दिखाएं, नहीं, इसको हम एसेट साइड में ही इससे एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद आईटीसी रिसीवेबल है, यानी कि इनपुट टैक्स रिसीवेबल है 697440 का। ये आईटीसी रिसीवेबल, देखिए वैट रिसीवेबल जो होता है, ये नॉर्मली देखिए वैसे तो सरकार काफी टाइम लगा देती है इसको पे करने में, ये जीएसटी को रिफंड करने में, बट क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम सरकार को ये नहीं मान सकते कि सरकार एक फंसी हुई कंपनी है, फंसा हुआ डेटर है, तो इसको हम नॉन करंट एसेट नहीं मानेंगे, इसको करंट एसेट ही मानेंगे। तो करंट एसेट्स में चलते हैं। करंट एसेट्स में आ गए, यहाँ पे देखते हैं कोई हेड आपको नजर आ रहा है। देखिए रॉ मटेरियल आ गया, फिनिश्ड, अदर कंज्यूमेबल्स, एडवांसेस टू सप्लायर। ये वैट कोई एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं है, ये तो इनपुट टैक्स रिसीवेबल होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नेट आईटीसी या वैट रिसीवेबल, इस तरह से अदर एसेट में क्लासिफाई कर देते हैं इसको। इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, 6.97 माइनस माइनस आ गया आपके पास 0.03 माइनस 0.004 माइनस 0.004। तो नेट में दिखा दीजिए कोई इतनी छोटी सी 384 रुपए से 3490 रुपए से क्या फर्क पड़ने वाला है आपकी बैलेंस शीट को। टीडीएस रिसीवेबल 92,266 रुपए। भाई टीडीएस तो आपका एडवांस टैक्स होता है, टीडीएस तो आपका एडवांस टैक्स होता है। ठीक है, तो इसको कहाँ पे दिखाएंगे, करंट एसेट्स में, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस में। कितना है 92,262, ये आ गया आपका 0.92। ठीक है जी, ये क्लासिफाई हमने सारे कर दिए। उसके बाद आ जाते हैं सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट्स। उसमें आ गया रेंट सिक्योरिटी। भाई रेंट सिक्योरिटी क्या होती है आपको भी पता है, एक फैक्ट्री उसने रेंट पे ले रखी होगी, और फैक्ट्री रेंट पे ले रखी होगी, उसका रेंट दे रहा होगा, और रेंट के बदले में उसने कुछ एडवांस पेमेंट रेंट की जमा करा रखी होगी। तो क्या है ये, ऑपरेटिंग नेचर ऑफ एसेट है या नॉन ऑपरेटिंग नेचर ऑफ, है तो ये नॉन करंट एसेट ही,
ऑपरेटिंग नेचर की है या नॉन ऑपरेटिंग नेचर की है, आप अपने दिमाग में सोचिए। ऑपरेटिंग नेचर की करंट एसेट है, पर है ये, और करंट एसेट भी, सॉरी, नॉन करंट एसेट है। तो इसको हम नीचे ले चलते हैं। ये तो हमारा करंट एसेट का हेड चल रहा है। अब आ गए हम नॉन करंट एसेट वाले हेड पे। नॉन करंट एसेट वाले हेड में एक हमारे पास हेड बना हुआ है सिक्योरिटी डिपॉजिट्स का, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स का, ठीक है, या टेंडर डिपॉजिट्स का, ठीक है। इसमें हम डाल देते हैं 50,000 रुपीज, 0.50, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स को पढ़ लीजिएगा एक बार, फिक्स एसेट्स को पढ़ लीजिए कि इसमें कोई घरेलू एसेट तो नहीं है कि भाई पता लगे कि उसने अपना कोई घर को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को भी इसमें दिखा रखा है। तो देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। एयर कंडीशनर है, बिल्डिंग है, कैमरा, कार, जनरेटर, फर्नीचर, मशीनरी, मोबाइल फोन, स्कूटर, ट्रेडमार्क, वाटर प्योरीफायर, वेइंग स्केल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से ये आपके पास फिक्स एसेट्स है। तो इसमें कोई उस तरह का पर्सनल एसेट तो नहीं है, पर्सनल एसेट तो इसके अंदर नहीं आ रहा। अब ये फर्नीचर वगैरह पता नहीं, पर्सनल भी हो सकता है बीच बीच में थोड़ा बहुत, बट हम इसको ऐसे नहीं मान, हम इसको यही मान के चलेंगे कि बिजनेस का ही है। तो इसकी बैलेंस कितना आ रहा है, 323.45, क्योंकि इसमें अब मेरे पास ये बाइफर्केशन नहीं है ग्रॉस ब्लॉक का, डेप्रिसिएशन टू डेट का। तो मैंने क्या बताया था आपको, नहीं है तो भाई फिर जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है डाल दीजिए। इसका टोटल आ रहा है 323.45 या 46। ये है WDV, क्योंकि बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू आती है, WDV आती है ना। तो यहाँ पे हम WDV डाल देते हैं। नेट ब्लॉक में नहीं डालेंगे, हम ग्रॉस ब्लॉक में डाल देंगे, नीचे अपने आप आ जाएगा 323.46, राइट। 323.46। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स कवर हो गए। उसके बाद आ गए हमारे बैंक अकाउंट। अब जब बैंक, अब देखिए मैं इसकी बाइफर्केशन आपको नहीं दिखा रहा, नोइंगली नहीं दिखा रहा बैंक अकाउंट्स की बाइफर्केशन, मैं नहीं चाहता क्लाइंट की कुछ इंफॉर्मेशन रिवील हो। तो बैंक अकाउंट्स में आपको लिस्ट देखनी है बैंक अकाउंट की। तो उस बैंक अकाउंट की अगर आप लिस्ट को देखेंगे तो आपको वहां पे ये समझना है कि बैंक अकाउंट की लिस्ट में कोई एफडीआर वगैरह तो नहीं आ रही। अगर एफडीज आ रही है तो आपको ये समझना है कि वो एफडीज किस नेचर की है, कि 12 महीने वाली एफडीआर है, या कोई किसी लोन के अगेंस्ट दी है, किसी फैसिलिटी के अगेंस्ट दी है, या कोई कस्टमर है या कोई सप्लायर है जिससे हम बिजनेस कर रहे हैं, उनको बिजनेस पर्पस के लिए उसने सिक्योरिटी की शर्त रखी थी उसके लिए दी है। तो उस तरह से समझ रहे हैं, उसको अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करना है जिस तरह से मैंने आपको लॉजिक दिया था, ठीक है। तो हाल फिलहाल मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं इनको बैंक और कैश, कैश एंड बैंक देखिए मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो इनको, है तो ये दोनों करंट एसेट्स ही ना, तो हम ऊपर चलते हैं। कैश एंड बैंक का एक सिंगुलर हेड बना हुआ है, तो यहाँ पे दोनों को डाल देते हैं 9.04 प्लस 9.5। चलिए यहाँ पे इसको डाल दिया कैश एंड बैंक बैलेंसेस में। उसके बाद अपने पास आ गया सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि ये प्रोविजनल बैलेंस शीट है, तो इसमें सन्ड्री डेटर्स की बाइफर्केशन अवेलेबल नहीं है मोर देन 180 डेज और लेस देन 180 डेज। आपको क्या करना है, आपको इन डेटर्स की लिस्ट को खोलना है, पार्टी वाइज लिस्ट को। ये है 31/3/21 फॉर एग्जांपल। फिर आपने पिछले साल की डेटर्स की लिस्ट निकाल लेनी है, दोनों को पार्टी वाइज कंपेयर करना है कि कोई स्टिकी तो नहीं है, स्टिकी तो नहीं है, स्टिकी तो नहीं है। जो जो स्टिकी है उनको टिक करते जाना है। टिक करने के बाद उनका टोटल लगा लेना है, जो टोटल बना उसको स्टिकी वालों का नीचे डाल देना है नॉन करंट में, जो बाकी बचे उनको ऊपर डाल देना है। मैं इनको फिलहाल क्या कर रहा हूँ, नॉन स्टिकी मान रहा हूँ, और इन्हीं में ही ऐड करके दिखा रहा हूँ 876.63, 876.63। तो ये मेरे हो गए डेटर्स। उसके बाद आ गया स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड मैंने आपको दिखाया ही था कि इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया, वो मैंने पिछले साल में पंच किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे, आप इसको मतलब समझ लीजिए कि स्टॉक अपने आप यहाँ पे पिक होके आ जाएगा। वो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में मैंने इससे पिछले साल पंच कर दिया था, तो यहाँ पे वो गलती से रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट यू गेट द आइडिया कि हमने पंचिंग कैसे करनी है। तो वही मेन पर्पस है मेरा समझाने का। तो ये चीज तो आपको क्लियर है, राइट। तो अभी एक और पंच करके देखते हैं, ये हो गया आपको क्लियर। अब और पंच करते हैं एक, अब खोलते हैं हम लोग ये ये है उससे पिछला साल जो हम पंच कर रहे थे। अब ये देखिए, अब आपके सामने ये है बैलेंस शीट की एसेट साइड। अब देखिए, अब ये ऑडिटेड है, अब ये ऑडिटेड है बैलेंस शीट। अब जब ऑडिटेड है तो यहाँ पे सीए ने प्रॉपर बाइफर्केशन इसकी बनाई हुई है। तो
पहले तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन आ गई नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स के बीच में, ब्रॉड क्लासिफिकेशन आ गई। देखिए डेफर्ड टैक्स एसेट को कहां पे डाला हुआ है, नॉन करंट एसेट में डाला हुआ है सीए ने भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रही है हमारे पास, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का शेड्यूल नंबर है 10। तो अब मैं आपको सारे शेड्यूल तो नहीं दिखाने वाला, पर जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको एक एक शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। तो और आप एक एक शेड्यूल खोल के देखेंगे भी कि उसमें क्या क्या अपीयर हो रहा है। तो फिक्स्ड एसेट शेड्यूल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा इसका फिक्स्ड एसेट शेड्यूल। तो ये फिक्स्ड एसेट शेड्यूल उसका आ रहा है। तो अब फिक्स्ड एसेट शेड्यूल को आप देखेंगे ध्यान से, तो ये सारे एसेट्स की यहाँ पे लिस्ट निकल के आ रही है। ये सारे एसेट्स की यहाँ पे लिस्ट निकल के आ रही है। तो क्योंकि अब आप देखेंगे कि क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी का केस है, तो कंपनी के केस के अंदर सीए ने ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रिसिएशन टू डेट और नेट ब्लॉक की बाइफरकेशन दी होती है। तो ये देखिए आपके सामने है, ये ऊपर ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रिसिएशन, नेट ब्लॉक। ये सुविधा आपको दूसरे एमएसएमईज में, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में नहीं मिलती। तो तब क्या करें, तब आप सीधे नेट ब्लॉक को डाल दीजिए, जैसे मैंने अभी डाल के दिखाया भी था आपको। पर यहाँ पे आपके पास बाइफरकेशन अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे बाइफरकेशन को ही यूज करता हूँ। देखिए ग्रॉस ब्लॉक का टोटल कितना आ रहा है, बैलेंस एज ऑन ये आ रहा है 128.2, 128.2 यहाँ पे आ रहा है 128.2। और जो डेप्रिसिएशन टू डेट का टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 69.32, 69.32। ये आपका बन गया 58.88, ये आपका बन गया 58.88। तो ये आपके मेन जो बैलेंस शीट का टोटल था यहाँ पे 58.88 इसके साथ टैली कर गया, ये देखिए। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। तो ये आ गया जी। उसके बाद आ गया डेफर्ड टैक्स एसेट, इसका शेड्यूल नंबर 26 है। इसमें जैसे इसकी कैलकुलेशन दिखाई होती है कि कैलकुलेशन क्या है, इसमें हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना और डेफर्ड टैक्स एसेट को हमने यहीं पे क्लासिफाई कर देना है 2.36, राइट। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 12 नंबर शेड्यूल है 50,000 रुपए का। तो इसको देख लेते हैं कि ये क्या है, ये वाला क्लोज कर देते हैं, ये हमारा क्लोज हो गया। 50,000 रुपए में देख लेते हैं कि भाई ये 12 नंबर शेड्यूल में क्या आइटम है। तो 12 नंबर शेड्यूल खोलते हैं, ये खोल लिया हमने लॉन्ग टर्म लोन्स का ये 12 नंबर शेड्यूल। इसमें वही रेंट सिक्योरिटी आ रही है 50,000 रुपए की जो हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो 50,000 रुपए की रेंट सिक्योरिटी, तो इसको आपको पता ही है हमने कहाँ दिखाना है, 50,000 रुपए की रेंट सिक्योरिटी, राइट, क्लियर है। उसके बाद वापस आ जाओ बैलेंस शीट पे, ये तीनों आइटम्स हमने डाल ली। उसके बाद आ जाते हैं इन्वेंटरीज पे। इन्वेंटरी स्टॉक आपको पता है 750.72। इसका वैसे तो इन्होंने 13 नंबर हेड बनाया हुआ है। 13 नंबर शेड्यूल देख लेते हैं अगर अपने पास अवेलेबल है तो। ये लीजिए हमारे पास अवेलेबल है 13 नंबर शेड्यूल। ये 13 नंबर शेड्यूल में इन्होंने स्टॉक की बाइफरकेशन करके दी हुई है। देखिए रॉ मटेरियल का कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस का कितना है, फिनिश्ड का कितना है, ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर नथिंग बट कंज्यूमेबल आइटम्स, ये कंज्यूमेबल्स का कितना है, और ये अदर्स मतलब ये भी फिनिश्ड गुड्स ही है, ट्रेडेड गुड्स, इनका स्टॉक कितना है। तो ये आपके पास इतनी स्टॉक की बाइफरकेशन अवेलेबल है, तो अच्छी बात है आपके पास अवेलेबल है। नहीं भी अवेलेबल हो तो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप आ जाइए। तो जैसे जैसे जो जो आइटम्स का स्टॉक है, देखिए इंपोर्टेड और इंडिजिनियस की बाइफरकेशन मैंने आपको पहले बताया नहीं होती है। तो आप इसको डोमेस्टिक मटेरियल ही मान लीजिए अनलेस आपका 100% इंपोर्ट बिजनेस हो। तो इंडिजिनियस में मान लीजिए रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल में डाल दीजिए, वर्क इन प्रोग्रेस का वर्क इन में डाल दीजिए, फिनिश्ड का फिनिश्ड में डाल दीजिए, कंज्यूमेबल का स्टोर्स एंड स्पेयर्स का उसमें डाल दीजिए। तो अकॉर्डिंगली जिस जिस हिसाब से दिया हुआ है उस हिसाब से बाइफरकेशन कर लीजिए। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास ये बाइफरकेशन नहीं भी अवेलेबल, वो उठा के सारा फिनिश्ड में भी डाल देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन टोटल आपका स्टॉक का सेम रहना चाहिए। तो मैं इसको डाल के नहीं दिखा रहा, मैंने आपको ये समझाना था पॉइंट, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। तो इसको मैं क्लोज करता हूं। उसके बाद आ जाते हैं फिर से बैलेंस शीट के मेन पेज पे, ये आगे जी। उसके बाद हम आ गए अपने ट्रेड रिसीवेबल पे, इसका है 14 नंबर शेड्यूल। तो चलिए 14 नंबर शेड्यूल पे चलते हैं कि वो हमें क्या बोल रहा है 14 नंबर शेड्यूल। ये लीजिए 14 नंबर शेड्यूल भी हमारा सामने आ गया। अब 14 नंबर शेड्यूल हमारा क्या बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल का, क्योंकि ये ऑडिटेड बैलेंस शीट है तो सीए ने देखी बाइफरकेशन की हुई है। कहता है कि मोर देन आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स। भाई वो बता रहा है कि 6 मंथ से ज्यादा आउटस्टैंडिंग वाली अमाउंट कितनी है, और अदर मतलब लेस देन 6 मंथ्स वाली कितनी है। तो उसने बाइफरकेशन दी हुई है, तो मान लीजिए इस चीज को नहीं दी होती बाइफरकेशन तो आप क्लाइंट से मांग के देख लेते, अगर वो नहीं देता तो फिर वो आप बाइफर कर लेते, जो दो लिस्ट को कंपेयर करने वाला सिस्टम है। तो अब इसने बाइफरकेशन दी हुई है तो हम इसको मान लेते हैं। तो ये
लिस्ट जो है एनेक्जर डी में दी हुई है आगे फर्दर पार्टी वाइज, तो वो मैं आपको नहीं दिखा रहा, वो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है। तो पार्टी वाइज लिस्ट आप देखिए तो उसमें आप इस चीज को जरूर देख लीजिएगा, कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं किया हुआ, किसी और बंदे का नाम तो नहीं डाला हुआ, ठीक है। तो ये चीज देख लीजिए, बट इसको हम क्लासीफाई कर देते हैं एक बार अपने सीएमए डाटा के अंदर। अब जो डेटर्स एक्सीडिंग वो वाले हैं उनको हम यहाँ पे डाल देते हैं रिसीवेबल एक्सीडिंग 1 ईयर में, वैसे 180 डेज आना चाहिए, 107.62 इसमें डाल देते हैं। और जो बाकी वाले हैं उनको हम यहाँ पे डाल देते हैं, उनको हम यहाँ पे डाल देते हैं, कितने हैं बाकी बचे 389.69, 389.69 इनको हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है जी। तो ये रिसीवेबल की क्लासिफिकेशन हो गई। उसके बाद हम बैलेंस शीट के मेन पेज पे आ जाते हैं फिर से। उसके बाद आगे हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश या उसकी जैसी चीजें 13,87,177 रुपए, इसका 15 नंबर शेड्यूल है, ये लीजिए 15 नंबर शेड्यूल आपके सामने है। इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। इसमें देखिए कैनरा बैंक के साथ करंट अकाउंट है, उसका बैलेंस आ रहा है, आईसीआईसीआई बैंक का करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, ये कैनरा बैंक के करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, ये आ रहे हैं चेक्स इन ट्रांजिट। अब भाई चेक्स इन ट्रांजिट क्या होते हैं? चेक्स इन ट्रांजिट वही तो है जो आपके डेटर्स के चेक है, जो आपके डेटर्स के चेक है। तो ये 5.76 को आपने कहाँ डालना है? 5.76 को यही डेटर्स में ऐड करेंगे, इसको कहां पे ऐड करेंगे? हम डेटर्स में ही ऐड करके चलेंगे, ठीक है जी। तो जो बाकी अमाउंट बची ये है कैश बैलेंस, बाकी है बैंक बैलेंस, उनको हम यहाँ पे डाल देते हैं वन बाय वन। पहले कितना है हमारे पास 0.06, उसके बाद 1.12, उसके बाद है हमारे पास 0.05, उसके बाद है हमारे पास 6.88। तो इन आइटम्स को हमने यहाँ पे डाल दिया। ये आइटम्स को हम जैसे मैं यहाँ पे प्लस करके वन बाय वन दिखा रहा हूँ ना, तो आप इसको प्रेफरेबली प्लस करके ही दिखाइए सीएमए डाटा में, क्योंकि कल को जब आप दो तीन कई बार केस काफी टाइम के लिए उलझ जाता है, क्लियर नहीं होता केस लोन फाइल, तो आप कई बार 15 दिन बाद सीएमए डाटा उठा के देखते हैं, या कई बार आप अपने बॉस को केस भेजते हैं तो आपको पूछ लेता है कि भाई इसमें कौन कौन सी आइटम्स है। तो अगर आपने ऐसे इंडिविजुअली प्लस किया होगा ना, तो आप झटपट से देख के ये पता लगा सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी आइटम्स ऐड करी थी इसके अंदर, ठीक है जी। तो प्लस करके चलिए तो बेटर है, मैं रेदर देन ये 13.87 माइनस 5.76 भी लिख सकता था, तो उससे मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेशन में ये दिक्कत आ सकती थी कि भाई मैंने क्या क्या प्लस माइनस किया है, कौन सी आइटम इंक्लूड हो गई है, कौन सी रह गई है। तो वो चीज करने से बेटर है कि एक एक आइटम को कर लीजिए। उसके बाद हम मेन बैलेंस शीट के पेज पे आ जाते हैं, ये डाल दिया। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस है 21,400 रुपए के, देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें है देखिए मुनीश मेहरा जी को कोई 11,400 रुपए दिए हुए हैं, कोई नव पंकज क्रिएशंस को 10,000 रुपए दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम दुविधा में फंस गए। अब मैंने आपको समझाया था कि कोई इंडिविजुअल नाम पे कई बार लोन दिए होते हैं, कुछ करा होता है, तो उसको हमने नॉन ऑपरेटिंग एसेट यानी नॉन करंट एसेट में डालना है। तो इसने सीए ने तो लिख दिया कि ये तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस है कि छोटे टाइम के लिए पैसा दिए। तो इस सिनेरियो में क्योंकि इतनी बड़ी बैलेंस शीट है, करोड़ों रुपए की बैलेंस शीट है, भाई 10,000 रुपए 11,400 रुपए की अमाउंट के पीछे मत भागिए। इतनी छोटी छोटी अमाउंट्स के पीछे भागेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, कभी भी किसी केस का क्रक्स ही नहीं निकाल पाएंगे। तो इतनी छोटी सी अमाउंट है यार, हो सकता है मुनीश मेहरा उसका कोई स्टाफ का बंदा हो, उसका कोई घर का कोई बंदा हो, कोई फ्रेंड हो, उसने 10,000 11,000 रुपए फॉर द टाइम दे दिए हो, कोई सप्लायर हो, कोई भी कोई कमीशन वाला बंदा हो, किसी को कुछ भी हो सकता है। ना पंकज क्रिएशन कोई भी फर्म हो सकती है, किसी को कोई एडवांस दिया हो कुछ, या कोई वैसे किसी को 2-4 दिन के लिए दे देता है 10,000 रुपए के, भाई ले ले, करोड़ों रुपए का काम है, इतने पैसे कम दे भी दिए तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इन चीजों को पूछने मत बैठिए क्लाइंट से, पूछने बैठेंगे तो छित्र पड़ेंगे आपके। इतने चीजें मत पूछिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है आजकल बैंकिंग सेक्टर में, इतनी छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़ेंगे तो पागल हो जाएंगे, और क्लाइंट भी पागल हो जाएगा और आपके पास लोन के लिए कभी अप्लाई भी नहीं करेगा, और 10 जगह में आपकी बदनामी भी करेगा कि इस बैंक को लोन करना ही नहीं आता। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को इग्नोर मारिए, और इनका कोई आपके बहुत बड़े डिसीजन पे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो शॉप इसको अदर करंट एसेट्स में डाल दीजिए उठा के चुपचाप, इसमें एक हेड बना लेते हैं अदर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स इसमें डाल देते हैं चुपचाप 0.21, ठीक है। उसके बाद अपने बैलेंस शीट के मेन पेज पे आ जाते हैं। उसके बाद आ जाती है अदर करंट एसेट्स शेड्यूल नंबर 17। तो ये शेड्यूल नंबर 17 मेरे पास पता नहीं है या नहीं है शेड्यूल नंबर 17 है अदर करंट एसेट्स का। अब इसमें क्या आ रहा है? एडवांस टैक्स आ रहा है 7 लाख रुपीज का। एडवांस टैक्स को हम कहाँ डालते हैं? ऊपर जहाँ पे
करंट एसेट्स में एडवांस टैक्स का हेड बना ही होता है। ये लीजिए एडवांस टैक्स का हेड, तो यहाँ पे 7 आ गया। ओके, उसके बाद आ रहा है आईटीसी रिसीवेबल 0.067, तो यहाँ पे डाल देते हैं अदर करंट एसेट्स में। उसके बाद आ गया जी प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट ही है, कहीं और स्पेसिफिक हेड तो है नहीं, अदर करंट एसेट्स में उठा के 0.41 का बैलेंस शीट डाल देते हैं, 0.41 डन हो गया। उसके बाद आ गया टीडीएस। टीडीएस भी क्या होता है, एडवांस टैक्स ही तो होता है। ये आपका आ गया 0.02, ये टीडीएस आ गया। तो इस तरह से आपका बैलेंस शीट का ये भी पंच हो गया। तो सिमिलरली आपकी ये बैलेंस शीट की एसेट साइड अब यहाँ पे कंप्लीट होगी पंचिंग, बैलेंस शीट की एसेट साइड की पंचिंग ये आपकी कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से हमने इस पंचिंग को पढ़ना है, समझना है और उसको अप्लाई करना है अपने सीएमए डाटा बनाते वक्त। तो आई होप आपने इस चीज को तो एंजॉय किया। नेक्स्ट लेक्चर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, नेक्स्ट लेक्चर फोकस्ड रहेगा हमारा प्रैक्टिस सेशन, तो शायद लेंथी भी बन जाए। तो वैसे तो मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो लाइव सेशन के रूप में हो जाए नेक्स्ट लेक्चर, तो और भी बहुत बढ़िया चीज रहेगी। लाइव हम ये चीज करें, साथ साथ में बैठ के आप भी करें मैं भी करूँ, तो वो देखूंगा। अगर वो हो पाया तो, नहीं हो पाया तो चलो, जैसे हम मैं बना रहा हूँ वीडियोस इस तरह से तो मैं आपको बना के दे ही दूंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड कि आप इस सीरीज के साथ बने रहिए, काफी लर्निंग मिलेगी आपको, काफी डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं आगे चल के। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफी लोग 40-50% लोग चैनल को देखते हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे। तो बाकी नेक्स्ट वीक मिलेंगे। थैंक यू।